अस्सलाम वालेकुम। कुरान की एक आयत है, रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला। ऐ रब तूने कुछ भी बेकार नहीं पैदा किया। इस आयत का मफ़हूम मुझे तब समझ आया या इसकी गहराई मुझे तब समझ आई कि जब मुझे ये पता चला कि हम जिसे ह्यूमन वेस्ट कहते हैं, यानी कि पेशाब पाख़ाना, उसकी कितनी अहमियत है। उसकी अहमियत ये है कि जब भी आपकी तबीयत ख़राब होगी तो डॉक्टर कहेगा जाओ उसको जाके चेक कराओ, अब वो बताएगा कि तुम्हारी तबीयत कैसे है। ये अहमियत है उसकी भी जिसे हम वेस्ट कंसिडर करते हैं। पेशाब की क्या अलामात हैं कि वो ठीक हो? क्या अलामात हैं कि हमें पता चल जाए कि उसके मामलात में कोई ख़राबी है और उसको किस तरीके से बेहतर रखा जाए? इन सारी बातों को समझने के लिए आज मैंने एक बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट को दावत दी है। हमारे साथ हैं आज यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शर्जील। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसा सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का जो बहुत शुक्रिया बुलाने बहुत मेहरबानी सर, माय प्लेज़र। सर, मेरी दरख्वास्त आपसे होगी कि सबसे पहले आप यूरोलॉजी को एज़ अ फ़ील्ड डिफ़ाइन करें और एक यूरोलॉजिस्ट की क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, किस किस्म के अमराज़ को वो देखता है, ये बयान कीजिएगा। यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट ये 2 मुख्तलिफ किस्म के लोग एक किडनी को देखते हैं। अच्छा किडनी इससे पहले कि यूरोलॉजिस्ट की तरफ मैं चला जाऊँ और तो थोड़ा-सा मैं किडनी का फ़ंक्शन अगर आपको प्लीज़। या आपके सुनने वालों को बता दूँ कि किडनीज़ का मेन जो फ़ंक्शन है या काम है वो जिस्म के अंदर से बॉडी के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका फ़ालतू मवाद है, जो खाने के ब्रेकडाउन से बनता है। क्योंकि खाना अंदर जाता है, जिगर में मेटाबोलाइज़ होता है, इंटेस्टाइन से अब्ज़ॉर्ब होता है और फिर आखिर में जो उसका वो वाला पार्ट जो बॉडी के किसी काम का नहीं है बल्कि शायद एक तरह से आप उसको टॉक्सिन कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर रुकेगा तो फिर वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो किडनीज़ को ये अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह बनाया गया है कि वो इन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालती और बाकी पानी और ज़रूरी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, जिनमें ज़रूरी चीज़ों में मेरा मतलब नमकियात है, उनको स्टोर करने की कोशिश करती हैं। और ये इतने खूबसूरत तरीके से ये काम होता है कि 10 लाख ख़ुलियात या नेफ्रॉन्स एक गुर्दे में और 10 लाख ख़ुलियात या नेफ्रॉन्स दूसरे गुर्दे में, यानी कि टोटल 20 लाख सेल्स ये काम करते हैं और एक-एक सेल फ़िल्टर का काम करता है। माशा तो वाह! ये अब इसमें यहाँ पे आके हमारे ज़हन में फिर ये बात आएगी कि अगर ये 10 लाख सेल्स फ़िल्टर का काम करते हैं तो फिर अगर हम सिर्फ़ उसमें से 1 सेल या नेफ्रॉन को ले लें, तो इसके 2 हिस्से आते हैं। ये मैं इसको जनरली उसको करता हूँ कि नेफ्रॉन से शुरू करके गुर्दों पे बात लाता हूँ कि इसके फिर 2 हिस्से आते हैं। इसका एक हिस्सा वो है जो सेल्स के से पहले का हिस्सा है जिसमें ब्लड की सर्कुलेशन है, जो सेल्स को हर तरफ से घेरे में लेती है। इस तरह सेल को फ़िल्टर करना आसान होता है, नमकियात को भी और फासिद मवाद या टॉक्सिन्स को भी। और एक दूसरा हिस्सा है जहाँ पे फ़िल्टर करने के बाद खून को वापस खून में शामिल किया जाता है और उस टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल के पाइपिंग सिस्टम से गुज़ारा जाता है सुभान और फिर बहुत सारे आप समझिए 10 लाख सेल्स के पाइप एक जगह मिलेंगे, तो फिर वो नाली बनती है जिसको यूरेटर कहते हैं। यूरेटर जो है वो हौज़ गुर्दा रीनल पेल्विस से शुरू होता है और पेशाब के एक-एक कतरे को जमा करके, उस कतरे को बड़ा करके आहिस्ता-आहिस्ता एक ख़ास इफ़ेक्ट से नीचे मसाने की तरफ लाता है। मसाने में थोड़ी देर रुकता है, अगर वहाँ से भी पानी ने अब्ज़ॉर्ब होना होता है तो वापस अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और नहीं तो बाकी पानी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो यहाँ आता है फ़र्क यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट का, कि बेसिकली मैं यूँ भी इसको समझना और आसान हो कि हमारा ताल्लुक ज़्यादातर इस पाइपिंग सिस्टम से है। वो जो सेल्स के अंदर 10 लाख पाइप्स हैं छोटे-छोटे वाले, इकट्ठे करें और फिर उसके बाद रीनल पेल्विस या हौज़ गुर्दा बनता है और फिर उसके बाद यूरेटर है, ब्लैडर के बाहर यूरेथ्रा आ जाता है और ये नाली है। यहाँ पे आ जाते हैं कि इसीलिए यूरोलॉजिस्ट जो हैं, वो बेसिकली ह्यूमन प्लम्बर्स हैं। तो सुभान जितना प्लम्बिंग का नेटवर्क है, जितना प्लम्बिंग का काम है बॉडी के अंदर, वो सारा हम देखते हैं। अब वो उसमें उसमें इन्फेक्शन प्लम्बिंग में हो सकती है, उसमें स्टोन्स बन सकते हैं, उसमें कोई ग्रोथ रसोली या ट्यूमर आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा काम आ जाता है और बेसिकली जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो प्लम्बर्स होने के साथ-साथ सर्जन्स भी हैं। तो जो सर्जरी का काम है वो यूरोलॉजिस्ट के हवाले है और जो उसके साथ मेडिकल रिलेटेड यानी कि इस पाइपिंग सिस्टम से पहले का काम है, जो सेल से रिलेटेड सोजिश की बीमारियां हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर, शुगर के साथ गुर्दे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो सब चीज़ें नेफ्रोलॉजिस्ट के ज़ुमरे में चली जाती हैं। हुँ, तो ये बेसिक फ़र्क है यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में। बिल्कुल। सर, अगर मैं आसान अल्फ़ाज़ों में पूछूँ कि लोग किस तरह इस बात का तयन करें कि हमें किस मसले के लिए किसके पास जाना है, ये कब
कौन-से वाले डॉक्टर के पास जाना है? अगर कोई आसान आप इसका यार्डस्टिक, आसान आप इसका ज़ाविया दे सकें। तो इसका यूँ कह सकते हैं कि जब आपको ये कहा जाए कि आपके गुर्दों में कोई बीमारी है और उसके लिए सबसे आसान या उसको देखने का तरीक़ेकार इन्वेस्टिगेशन जो है वो अल्ट्रासाउंड है। तो अगर अल्ट्रासाउंड में कहीं पे कोई सूजन आ जाती है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस आम ज़ुबान में कहते हैं, या उसके साथ-साथ स्टोन आ जाता है, रसोली आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो गुर्दों के अंदर है और जिसके लिए सर्जरी दरकार हो सकती है, तो वहाँ पे वो बात यूरोलॉजिस्ट के पास चली जाएगी। अगर गुर्दे बिल्कुल दिखने में ठीक लग रहे हैं, लेकिन पेशेंट का क्रेटिनिन बढ़ रहा है, जिसको सीरम क्रेटिनिन कहते हैं, जो एक ब्लड का बड़ा आम सा टेस्ट है। 300 से लेके 500-600 में हो जाता है सीरम क्रेटिनिन, वो बढ़ रहा है और गुर्दे लेकिन दिखने में ठीक है अल्ट्रासाउंड पे, तो ये बात नेफ्रोलॉजिस्ट के उसमें चली जाएगी। इसी तरह सिमिलरली कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसकी वजह से क्रेटिनिन बढ़ रहा है। चेहरे के ऊपर सूजन आ रही है, गुर्दों में सूजन नहीं, बल्कि चेहरे के ऊपर सूजन आ रही है। सो के उठते हैं रोज़ाना सुबह, आँखें फूली हुई होती हैं, बच्चों में बड़ा कॉमन है क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ जाता है, और बड़ों में भी जो सोजिश की बीमारियाँ हैं गुर्दों की, उसमें भी चेहरे की सूजन, साँस की थोड़ी-सी दिक्कत, हाथ-पाँव की सूजन, यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ चले जाना चाहिए। और अगर दर्द है गुर्द साइड के, आपके फ्लैंक पे जिसे कहेंगे, तो गुर्दों के यहीं पे होते हैं, तो गुर्दों की साइड पे जो दर्द आपको कहते हैं अक्सर पेशेंट, दर्द है, पेशाब में रुकने की रुकावट में दिक्कत आ रही है, पेशाब चलते-चलते रुक रहा है, या पेशाब से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है, वो यूरोलॉजिस्ट के उसमें चली जाएगी। पेशाब में खून आ रहा है, कोई ऐसी बात है, वो भी यूरोलॉजिस्ट के पास से। बिल्कुल ठीक। सर, रोज़मर्रा की बुनियादों पर आप कौन-कौन सा अमराज़ देखते हैं? क्या-क्या कंप्लेंट्स आपके पास बहुत फ्रीक्वेंटली आती हैं? अच्छा, अगर मैं अडल्ट यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी दोनों देखता हूँ। मेरे हफ्ते में जो 3 क्लिनिक्स होते हैं उसमें तीनों दोनों मुख्तलिफ किस्म के मरीज़ आते हैं। सबसे कॉमन मैं फिर ये कहूँगा, अगर सबसे कॉमन बड़ों में भी बात करें और किसी हद तक बच्चों में भी, तो वो स्टोन डिज़ीज़ है। और पाकिस्तान क्योंकि स्टोन बेल्ट में वाक़ है, स्टोन बेल्ट एक खित्ते, एक ख़ास रीजन को कहते हैं जो इक्वेटर के ऊपर एक ही पट्टी में आते हैं। अगर इस तरफ से शुरू करें तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इवन पाकिस्तान, सऊदीया, इजिप्ट, ये सब स्टोन बेल्ट कहलाता है, क्योंकि ये ख़ास टेम्परेचर्स के एरियाज़ हैं जहाँ पे यूजुअली गर्मियों में टेम्परेचर्स काफ़ी हाई हो जाते हैं। और फिर इत्तफ़ाक़न इनमें से ज़्यादातर मुल्क वो हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं, और ऑफ़ कोर्स के फिर वहाँ पे पीने का पानी पूरा ना होना और कम पीना, या पानी साफ ना होना, और फिर उसके बाद खाने में खुराक का बैलेंस ना होना, काफ़ी प्रोटीन्स की कमी का सामना करना, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें शामिल हो जाती हैं टेम्परेचर्स के साथ-साथ, कि जिसमें ये एरिया पूरा स्टोन बेल्ट में आता है। और इसीलिए हम स्टोन बेल्ट का हिस्सा हैं, और इसी वजह से हमारे यहाँ पे स्टोन अ, बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आप जितना सोच सकते हैं उससे ज़्यादा स्टोन के पेशेंट हम देखते हैं। ना सिर्फ़ अर्बन एरिया से देखते हैं, कराची इज़ एन अर्बन सिटी, और हम इंटीरियर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब का लोअर एरिया, ये सारा स्टोन बेल्ट में शामिल है, ये सारा गर्म इलाका है। और यहाँ पे आपको हैरानगी होगी ये सुन के कि 6-6 महीने के बच्चे, 4-4 महीने के बच्चों में भी दोनों गुर्दों में स्टोन्स हैं। वो स्टोन स्टोन बहुत कॉमन है, और स्टोन बहुत डेंजरस बीमारी है इस सेंस में, क्योंकि एक दफ़ा कहते हैं हम कि वन्स अ स्टोन ऑलवेज अ स्टोन, स्टोन रिकर भी होते हैं, आप साफ कर दें कुछ सालों के बाद फिर भी आ सकते हैं। इसलिए, और फिर अल्टीमेटली हर दफ़ा जब स्टोन बनेगा, फंसेगा, गुर्दे को बंद करेगा, तो गुर्दा डैमेज होगा। गुर्दे की वो जो मैंने 20 लाख सेल आपसे ज़िक्र दोनों के किए थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता बैटरी पावर नीचे आती जाती है। इसी तरह जैसे वो अक्सर वीडियो गेम में पंच आता है तो आपका बैटरी लेवल गिरता है, या कोई किक मारते हैं तो बैटरी लेवल गिरता है, तो इसी तरह हमारे गुर्दों में 20 लाख सेल्स में से अगले कितने साल तक कितने लाख सेल रहेंगे, डिपेंड करता है आप गुर्दों की हिफाजत कितनी करते हैं और उनको कितने दफा स्टोन डिजीज से सामना करना पड़ता है। सर, क्या वजूहात हैं इन किडनी स्टोन्स बनने की? जिन-जिन ममालिक का आपने नाम लिया और उसके बाद आपने कहा कि प्रोटीन डेफिशिएंट शायद हम लोग होते हैं। मेरे ख़्याल में सर अक्सर ये इनमें से मुसलमान ममालिक हैं जिसमें हमें गोश्त खाने की इजाज़त है और माशाल्लाह बहुत ही तादाद में खाया जाता है। तो फिर मुझे सर ये इसका रेलेवेंस समझ नहीं आ रही। उसके अलावा भी प्रोटीन इनटेक के अलावा भी क्या-क्या इसके कॉज़ेज़ हो सकते हैं? तो बेसिकली अगर स्टोन डिजीज के कॉजेज की तरफ चले तो मैं उसमें फिर डाइट को भी ले आता हूँ। तो सबसे ज़्यादा कॉजेज इसमें जेनेटिक्स है।
हाँ, कि मैं अक्सर पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि हम एक ही बड़े ख़ानदान का शायद हिस्सा हैं। क्योंकि ओवर द इयर्स कई 100 साल में इतनी रिलेटेड मैरिजेज़ हो चुकी हैं कि सबकी जेनेटिक्स सिमिलर है। बहुत अच्छे अमीर रिच घरानों में भी, बहुत पुअर घरानों में भी स्टोन दोनों में हमें मिलते हैं। तो जेनेटिक्स का एक पार्ट है लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली सबसे कॉमन जो पाकिस्तान में स्टोन्स हैं जो मोर देन 70-75% है, और उसको लिटरेचर में रिकॉर्ड भी कर लिया गया है इस बात को कि इतना कॉमन है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं। इसमें कैल्शियम तो बेचारा बदनाम है क्योंकि बॉडी पूरी कैल्शियम से बनी है, तो कैल्शियम आयन फ्रीली अवेलेबल है इन अ वे कि आपके साथ जो भी टॉक्सिन का फजूल मवाद का आयन जुड़ना चाहे वो कैल्शियम उसके साथ जुड़ सकता है। इट्स अ पॉजिटिव आयन एज यू नो फ्रॉम केमिस्ट्री। तो कैल्शियम तो है ही है, कैल्शियम को बॉडी से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जिसने कैल्शियम के यूज़ इनटेक नहीं किया, दूध है, दही है, लस्सी है, इवन मीट है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बॉडी में बोन्स और मसल सब कैल्शियम से बने हैं, वो वहाँ से रीज़ॉर्ब हो जाएँगे। तो इसलिए कैल्शियम तो छोड़ के ऑक्सलेट पे अगर फ़ोकस करें तो ऑक्सलेट वो एक मेटाबॉलिक टॉक्सिन है, जो लिवर से बनता है प्रोटीन्स की डिसोल्यूशन के बाद, और उसको लिवर के अंदर एक एंजाइम बहुत जल्दी से एक आसान फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और अगर वो एंजाइम एंजाइम को उर्दू में हम खामरे कहते हैं, और ये वो सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी में जो क्या प्रोटीन्स हैं उनको जल्दी से कन्वर्ट करते हैं टू द नेक्स्ट फॉर्म, ताकि हम फाइनल प्रोडक्ट तक आ जाएं। तो अगर लिवर से ये एंजाइम इसमें नहीं होगा मौजूद, तो वो ऑक्सलेट्स को कन्वर्ट नहीं कर सकता टू द नेक्स्ट बेहतर फॉर्म, तो वो वहां से फिर किडनी में चला जाता है और वहां पे उसको कैल्शियम मिल जाता है। इसलिए बनते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, और टोटल स्टोन में से 70-75% हमारे मुल्क में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं। और इसकी वजह ये है कि वो एंजाइम लिवर में नहीं है, और उसकी वजह ये है कि दोनों मदर और फादर से जीन्स आके हमें मिल रही हैं। इनको कैरियर जीन्स कहते हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। उसको कैरियर वो दोनों बनेंगे तो ही नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएगी। तो इसका इसका मतलब है कि ये बात कितनी कॉमन है कि दोनों मदर और फादर से जीन्स मिल रही हैं। तो मैंने इसलिए कहा था कि इंटर रिलेटेड जो मैरिजेस हैं, उसकी वजह से अब सब हम एक ही खानदान बन गए, राइट। और इसलिए ऑब्वियस सा आपके जो डाइट से रिलेटेड दूसरी बात है वो, तो ऑक्सलेट जो है वो कुछ ऑक्सलेट रिच डाइट्स हैं, जैसे कि स्पिनच है, ग्रीन वेजिटेबल्स कहते हैं, पालक है, गोभी है, भिंडी है, कुछ ऐसी इन पे रिसर्चेस हुई हैं कि ये कहते हैं, फिर नट्स हैं, मैंगोज़ हैं, तो ये वो सारे जो प्रोटीन रिच डाइट्स हैं। अब मुझे तकरीबन 25 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि जितनी दफ़ा भी हमने पेशेंट्स को, रिकरेंट स्टोन वाले भी पेशेंट्स को मना किया है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ना खाएँ, और उन्होंने उस पे अमल भी किया है क्योंकि काफ़ी अर्बन पॉपुलेशन में काफ़ी समझदार लोग, लेकिन फिर भी स्टोन्स बने हैं। तो क्योंकि बेसिकली वो फ़ोकस इस बात पे करते हैं कि क्या नहीं खाना, लेकिन जो करना है उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे पानी पीना है। पानी की कमी बेसिक मेन अगला फैक्टर है जेनेटिक्स के बाद जिससे कि स्टोन बनते हैं। हाइड्रेशन लेवल ठीक होना चाहिए। हाइड्रेशन लेवल कैसे पता चलेगा ठीक है? तो एक बड़ा आसान सा तरीका, मैं अक्सर पूछते हैं लोग कि भाई हाइड्रेशन लेवल आपको कितने गिलास पानी पीना है? तो किसी के लिए कोई फिक्स्ड आप बता ही नहीं सकेंगे, कभी नहीं बता सकेंगे, क्योंकि मैं अगर सारा दिन एसी में बैठा हूँ, एनवायरनमेंट है, हॉस्पिटल के अंदर हूँ, तो मुझे तो अगर दिन में 2-3 ग्लास भी पीऊँ तो शायद मेरा काम चल जाएगा और स्टोन नहीं बनेंगे। अब आप अगर गेट पे बाहर चौकीदार को जून, जुलाई, अगस्त में खड़ा कर दें, कराची में इस मौसम में, तो 2-3 क्लास तो 1 घंटे में निकल जाएगा। तो अब इसके लिए तो कोई लेवल नहीं है, इसलिए इसलिए इसका जो एक तरीकाकार काफ़ी रिसर्च के बाद बना है और मैं भी यही बताता हूँ, वो ये कि जब भी कोई यूरिन करे, वो अपने यूरिन का कलर मॉनिटर कर ले, एंड इट शुड बी वेरी लाइट येलो या व्हाइट। व्हाइट पे फ़ोकस करेंगे तो लाइट येलो पे बात खत्म होगी, और अगर उसको यूरिन में लगे कि यार ये तो बहुत डार्क मैंने अभी यूरिन पास किया, इसका मतलब है आपने पिछले 2-3 घंटे में अच्छा पानी नहीं पिया। गो एंड गेट सम गुड ग्लास ऑफ वाटर। वो 2 पी लें, 3 पी लें, लेकिन अपनी अगली दफ़ा के लिए पानी को वाइट करना है। तो हाइड्रेशन लेवल बेहतर होगा, ये नंबर 1 है स्टोन रोकने के लिए। हाइड्रेशन के बाद आ जाते हैं डाइट की उसी पे ही चल रहे हैं कि पोटेशियम सिट्रेट। पोटेशियम ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है पेपर्स से, रिसर्चेस से, कि पोटेशियम जो आयन है, पोटेशियम क्या चीज़ है? पोटेशियम एक सॉल्ट है।
जैसे सोडियम कहते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एक सॉल्ट है, और ज़्यादातर मिसाल के तौर पे पोटेशियम जो है वो केले में होता है। कभी पोटेशियम जो है वो ख़ास तौर पे लीमू में बहुत कॉमन है। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि अगर किसी की किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ नहीं है, गुर्दे के फेलियर में नहीं है, तो हम उसे कहते हैं कि लीमू पानी पिए, लेमन जूस पिए। और ये तो हर घर में, नींबू का तो कोई इश्यू ही नहीं है, बाज़ार से आराम से मिलते हैं। घर में बना लें, 1 गिलास सुबह पी लें, 1 शाम पी लें। इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक इसमें पोटेशियम है जो स्टोन रोकता है, इसको कहते हैं स्टोन इन्हिबिटर, और दूसरा इसमें सिट्रेट है। जब हमने अभी भी बच्चों में और बड़ों में भी कभी-कभी हम स्टडी करते हैं, 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करते हैं, जिसको 24 आवर्स यूरिनरी मेटाबॉलिक स्टडी कहते हैं। और उस स्टडी के हिसाब से अब तो ये बात बहुत पुरानी होगी और स्टडी, लेकिन वो बहरहाल उनकी पेशेंट टू पेशेंट हमें अभी भी स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन ये प्रूवन फैक्ट है कि हम सब में, पाकिस्तान में हमारी पॉपुलेशन में सिट्रेट लेवल लो है। वो उसकी उसकी वजह जेनेटिकली हो सकती है, वो अननोन है, लेकिन सिट्रेट जो है वो स्टोन बनाने से रोकता है। ये तीसरी अहम वजह। तो इसलिए अगर हम सुबह-शाम 1-1 गिलास नींबू पानी पी लें, तो किसी हद तक हम सिट्रेट लेवल बढ़ा लेंगे और स्टोन बनने से पहले ही डिसॉल्व हो जाएँगे, क्रिस्टल लेवल पे। हाँ। तो ये उसका वे तो पोटेशियम सिट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमन जूस, सर्दियों में ऑरेंज जूस, वो भी सिट्रिक फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट जिसे कहते हैं, और सिट्रिक एसिड होता है उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद पानी और लेमन जूस के अलावा दूध। अक्सर आपने सुना होगा कि घरों में गलियों में, बाज़ारों में एक-दूसरे से लोग बात कर रहे थे, पथरी है, दूध ना पीना। अब अच्छा, उन्हें पता ही नहीं है कि बेसिकली पथरी की टाइप क्या है। और ये बस सुनी-सुनाई बात है कि वो कैल्शियम को इल्ज़ाम आना ही आना है। जब मैं शुरू में आपको कहा था कि कैल्शियम बेचारा तो पूरी बॉडी कैल्शियम की बनी है, आप आज दूध बंद करें, बॉडी सारी वीक हो जाएगी। तो बेसिकली ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है। दूध पीने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे आपने आम खा लिए, आम आम मैंगोज़ आर ऑक्सलेट रिच फ्रूट। आपने आम खा लिए, आम मैदे में जाके डिसॉल्व हुए, और उसके बाद वहाँ से उसने एब्ज़ॉर्प्शन के बाद उसने ऑक्सलेट एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हुआ। तो अगर आप आम को के साथ एक कॉन्सेप्ट था, मुझे नहीं, आपको शायद पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को पता है। एक कॉन्सेप्ट था कच्ची लस्सी का, कि पानी में थोड़ा-सा दूध और हल्का-सा नमक डालते थे, नमक का भी, नमक नहीं डालना चाहिए। तो कच्ची लस्सी का मतलब है दूध और पानी, या इवन लस्सी बिफोर दैट, मतलब ये दही भी। आप ये सब अगर आम के साथ खा लें, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वही कैल्शियम उसको मैदे में दे रहे हैं, ताकि उसके अंदर से जो ऑक्सलेट निकल रहा है, वो मैदे में उसके साथ बाइंड हो जाए और स्टूल में पास हो जाए। तो हम उसको किडनी में जाने से प्रिवेंट कर रहे हैं। दूध ना पीना ज़्यादा कई दफ़ा डेंजरस है स्टोन बनाने वालों के लिए, जितना पीने का नुकसान कभी होगा। तो कोई वो एक ख़ास किस्म के स्टोन्स हैं जो कि शायद 3 या 4% टोटल पॉपुलेशन में है, जिनको कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स कहते हैं, उसमें कैल्शियम को रोकना चाहिए। मतलब, लेकिन वो इतनी कम परसेंटेज है कि वो इसमें सारी मिस मिस आउट हो जाती है। तो इसलिए बेसिकली दूध, दही, लस्सी ऐसी चीज़ है जो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। राइट साहब। सर, इसके अलावा प्रोटीन इनटेक कितना ऑप्टिमम होना चाहिए? अच्छा, प्रोटीन देखिए, ये हर चीज़ हम बार-बार कहते हैं ना, डाइटिशियन भी कहते हैं, और आजकल तो बहुत कॉन्सेप्ट है हार्ट के हवाले से भी, डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब ये नहीं, सर, ये एक मिनट में हमारे ज़रा इसको डिफाइन अगर कर दें प्लीज़, अच्छा, कि क्यों? बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, ये मुअम्मा है। जी, तो बेसिकली हर चीज़ का, हर फूड आइटम का बॉडी के अंदर उसकी एक रिक्वायरमेंट है। मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ कि मिसाल के तौर पे सोडियम सोडियम का ज़िक्र अच्छा है, अभी हम इस वक़्त कर भी रहे हैं, हम स्टोनी की बात कर रहे हैं, कि एक डेली रिक्वायरमेंट है सोडियम की। उसके नंबर्स प्रूवन है, वो लिखे गए हैं, वो लिटरेचर में है, कोई भी उसको ऑनलाइन सर्च कर सकता है। उस डेली रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा जितना आप सोडियम लेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और प्लस सोडियम बड़ा ख़ास प्रोमोटर है स्टोन्स का। स्टोन शुरू करता है सोडियम शुरू करता है क्रिस्टल्स को एग्रीगेट करवाना। तो इसलिए भी स्टोन वालों को तो ऐसे ही सोडियम कम करना चाहिए, लेकिन बात ये है कि कम और ज़्यादा का तायुन इस बात पे नहीं हो सकता। बैलेंस का मतलब है कि आपको खाने के ऊपर नमक नहीं छिड़कना। अभी भी मैं देखता हूँ, अभी भी कुछ लोग हैं जो मैं कभी-कभी महीने में 1-2 दफ़ा नज़र आते हैं, जो खाने के ऊपर नमक डाल रहे होते हैं, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये बस आपके मुँह को जायका एक लगा हुआ है। वो अगर आप नहीं डालेंगे तो क्या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हर चीज़ को
बैलेंस का यही मतलब है कि एक्स्ट्रा कुछ ना करें। मिसाल के तौर पे जब मैं पेशेंट से पूछता हूँ, यार आप पालक कितनी खाते हैं? तो वो कहता है कि सर 2-3 महीने में 1 दफ़ा खाता हूँ। तो दैट्स ओके। मेरा मतलब है कि अगर वो ये कहे कि मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा खा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे समझ आई यार इसकी पालक बंद करनी है। लेकिन ना ये पालक कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि रोज़ खाते हैं। आम का भी एक सीज़न होता है, लेकिन उसमें भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। प्रोटीन की बात आपने पहले भी ये मीट की है। मीट का भी सिमिलरली एक मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्टोन का एरिया है पाकिस्तान में। चलो मैं उसका ज़िक्र कर देता हूँ, कोयटा। जी सर, बिल्कुल। मैं तो उस तरफ आ रहा था कि ज्योग्राफिकल कोई रेलेवेंस बनती है। मीट मीट की बनती है, मतलब हर डाइट की बनती है, लेकिन मीट की भी बनती है। तो मीट मेरे पास जो कोयटा से मेरे पेशेंट आते हैं, तो वो कई दफ़ा जब रूम में एंटर होते हैं, तो मैं देख के वैसे ही उनको कहता हूँ, लगता है कि अब आपको स्टोन डिजीज़ है। अच्छा, वो शायद समझते नहीं इस बात को, कहते हैं, "सर अभी तो हम आए हैं, आपको पता कैसे चला?" मैं कि बस ये मेरा अपना तरीका है असेस करने का, लेकिन ऐसा है कि नहीं, तो वो निकल आता है ना। तो बेसिकली ये जो आपका पख्तून जो बेल्ट है ना, जो क्वेटा बलूचिस्तान का कुछ एरिया है, ये गोश्त बहुत खाते हैं। तो आधा-आधा किलो गोश्त, और बल्कि उसके साथ जो बंदे बैठे होते हैं, वो अक्सर कहते हैं, "नहीं सर, आधा किलो नहीं, ये तो कम से कम रोज़ाना 1 डेढ़ किलो गोश्त खाता है।" और मैं लगता है आई मीन कई दफ़ा आप वो हो जाते हो कि यार कैसे खाता मुमकिन होगा? नहीं है। क्योंकि हम तो अगर 1-2 बोटियाँ खा लें, तो उसके बाद वो कहता है कि यार बस आज काफ़ी खा लिया है, मतलब गोश्त के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, बड़ा रेयर है किसी ओकेज़न पे कोई बंदा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा खाता है। तो बेसिकली रेड मीट स्टोन प्रोमोटर है। एनिमल प्रोटीन एक्स्ट्रा जितनी आप लेंगे वो स्टोन बनवाएँगी। एक्स्ट्रा क्या होती है? वही है कि जो आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। ऑफ कोर्स के आधा किलो गोश्त भी रोज़ तो कोई जानवर, तो 1 डेढ़ तो बहुत ज़्यादा, आधा किलो भी शायद कोई नहीं खाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2-3 रोटियाँ सब खाते हैं। बस यही यही नॉर्मल है, ये करना चाहिए। इतना इतना ज़रूर खाना चाहिए। हुँ। और उसके बाद बाकी एक्स्ट्रा में फिर आपके स्टोन बनने शुरू होते हैं। इसी से रिलेटेड मैं जो कमी की बात की थी, एक पर्टिकुलर स्टोन्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, ज़्यादा पाकिस्तान में या इंडिया के भी कुछ हिस्से में, वो उनको कहते हैं एएचयू, अमोनियम हाइड्रोजन यूरेट स्टोन। ये बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी या मैं ओवरऑल सारी डाइट की डेफिशिएंसी, मेल न्यूट्रिशन जिसे कहेंगे, उसमें बच्चों में बनते हैं। हुँ, तो 2 महीने के बच्चे में मैंने स्टोन देखे हैं, और बहुत कॉमन है कि 1 साल के 2 साल के बच्चे आ रहे हैं स्टोन्स के साथ। अमूमन हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, लोअर पंजाब है, इंटीरियर सिंध है, यहाँ से ज़्यादा आते हैं, समहाउ डाइट डेफिशिएंसी की वजह से। तो ना सिर्फ़ उसमें गोश्त की कमी है, बल्कि उसमें बाकी भी ज़रूरी जो ग़िज़ाई अजनास हैं जिनकी होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, वो कम है। इसकी वजह से उनको कमज़ोर होते हैं, डेबिलिटेटेड होते हैं, उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से स्टोन बनते हैं। तो ये मेन कॉज़ है अमोनियम हाइड्रोजन यूरेट स्टोन्स की। सही। 2 ये है। सर, मुझे नहीं लगता। सर, मुझे नहीं मालूम, इस पे आप कंफर्म कीजिएगा या इसको डिनाई कीजिएगा, मगर क्या पानी के अंदर फ्लोराइड कॉन्सन्ट्रेशन के ऊपर भी स्टोन्स का कोई फॉर्मेशन की कोई लिंकेज है? फ्लोराइड का कोई मैंने मैंने किसी साइंटिफिक पेपर में इसका मैंने नहीं ज़िक्र कोई ख़ास सुना। हुँ। तो मैं वैसे फ्लोराइड को नहीं कहूँगा, मेरे ज़हन से नहीं गुज़रा कभी भी। क्योंकि जो हमारे एरियाज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कीजिए बल्तिस्तान के, उसमें हम फ्लोरोसिस के कुछ पेशेंट्स देते हैं कि दाँतों के ऊपर फ्लोराइड कंटेंट के बढ़ने से इम्पैक्ट्स इंप्रेशंस आ जाते हैं। सो मुझे वहाँ पर कुछ महसूस ऐसा हुआ कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा केसेस थे किडनी स्टोन्स के। सो आई थिंक कि मेबी देयर इज़ सम इट लिंकेज और मे सर बी रिलेटेड टू डाइट डेफिशिएंसी, जैसे फ्लोराइड की भी शायद डेफिशिएंसी होती है, मेरा ख़्याल है। नहीं, एक्सेस एक्सेस फ्लोराइड होता से था। फ्लोरोसिस था। तो नहीं, मैंने स्टोन में हमने कभी फ्लोराइड का नाम नहीं सुना बिल्कुल। ओके। सर, ऑन अ डेली बेसिस किडनी स्टोन्स के अलावा आप अपनी स्पेशलिटी में क्या डिसीज़ेज़ देखते हैं? तो किडनी स्टोन्स तो ख़ैर बहुत कॉमन बात है, वो उसके बगैर तो हमारा दिन गुज़र ही नहीं हुँ, सकता अगर वो डिस्कशन में ना आए या पेशेंट सामने ना आए। हुँ, तो इसके अलावा मेरी जो एक थोड़ी-सी पाकिस्तान में ये रेयर फ़ील्ड है कि पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, बहुत कम नंबर था, अब आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा बेहतर हो रहा है कि पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली वो यूरोलॉजिस्ट हैं जो बच्चों की बीमारियों को डील करते हैं, जिसमें स्टोन भी आता है, लेकिन ख़ास तौर पे वो गुर्दे मसाने की बीमारियाँ आती हैं जो पैदाइश से पहले की होती हैं। हुँ, ये इसको आप डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स भी कहते हैं, और उसमें ख़ास तौर पे एक डिज़ीज़ है जो वैसे भी पूरी दुनिया में कॉमन है, हमारे मुल्कों में भी कॉमन है, वो पीयूजीओ है, जिसको पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको हौज़ गुर्दा और यूरेटर का वो सुनाया था उसकी एनाटॉमी के बारे में, तो ये बेसिकली उसी
नाली जो यूरेटर कहलाती है, वो जब उसका जो कनेक्शन है रीनल पेल्विस या हौज़ गुर्दा के साथ, वो जगह थोड़ी तंग रह जाती है और उसके तंग रहने से जो है वो उसको ऑब्स्ट्रक्शन का सामना गुर्दे को करना पड़ता है। गुर्दा फूल जाता है जिसको सोजन या हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं और फिर कई दफ़ा इतना फूल जाता है कि अगर उसका इलाज ना कराया जाए तो शॉपिंग बैग बन जाता है। हाँ, शॉपिंग बैग का मतलब है तो बिल्कुल पेपर थिन उसका कॉर्टेक्स होता है और उसमें वो पानी या यूरिन तो नहीं कहना चाहिए उसको, वो यूरिन बनाने की एबिलिटी तो किडनीज़ लूज़ कर जाते हैं, तो वो पानी खड़ा हो जाता है जिसमें फिर इन्फेक्शन आती है और फीवर होता है, तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं। ये वो बच्चे हैं जो एक ज़माना था जब पैदाइश के बाद अननोटिस चले जाते थे और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है आज से 15-20 साल पहले भी कि ज़्यादातर ये वाले बच्चे वो थे जो 8, 9, 10 साल के बाद की उम्र में प्रेज़ेंट करते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी किडनी निकल जाते थे। हाँ, फिर उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि पैदाइश से पहले की बीमारी थी, तो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी अवेयरनेस फैली, उसको अवेयरनेस को फैलाने में हमारी टीम का बहुत बड़ा हाथ था। मैं उस वक़्त एसआईयूटी में था, दीप रिजवी साहब के साथ, वहाँ पे हमारा पीडियाट्रिक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट था अंडर डॉक्टर साजिद सुल्तान। तो उस केस में रेडियोलॉजिस्ट को बुला के उनके साथ बात करके उस डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत करके इसकी अवेयरनेस फैलाई और फिर एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड जो पैदाइश से पहले के एनेमली स्कैन होते थे, उसमें गुर्दों की सोजन को देखा जाने लग पड़ा और पहले उससे कम देखते थे। तो कुछ सेमिनार वगैरह, कुछ वर्कशॉप्स हमने की इंटरनेशनल लेवल की, जो कि फिर लोगों की अवेयरनेस फैली। अब काफ़ी हद तक बहुत सारे लोग एंटीनेटल उसको एनेमली स्कैन का हिस्सा बना लिया है और वो उसको डायग्नोज़ करते हैं और हमारे पास पैदाइश से पहले भी मदर्स आ जाती हैं और हमारे पास पैदाइश के फ़ौरन बाद भी उन्हें हम कहते हैं कि भई विदिन अ वीक, 2 वीक्स हमारे पास लें ताकि हम खुद अपने पास फिर से अल्ट्रासाउंड बच्चे का देखें और फिर उस पे आगे वर्क करें कि उसमें अल्ट्रासाउंड में अगर वो आ रही है सोजन, फिर 1-2 टेस्ट और होते हैं और फिर एक बहुत छोटे इंसिजन से, इतने कट से उसको नालियों को उस जगह को जो तंग होती है उसको काट के और दोनों सिरों को जोड़ लेते हैं और वो रास्ता खुल जाता है और ये सारी ज़िंदगी के लिए मसला हल हो जाता है। तो कहाँ एक तरफ वो गुर्दे निकलते थे 8-9 साल और कहाँ आज 1 महीने, डेढ़ महीने की उम्र में हम ये छोटा-सा एक सर्जरी 1 से डेढ़ घंटा लगता है, वो करके और सारी उम्र उसका ये मसला ही हल हो जाता है। तो बड़ा फ़र्क आया, बड़ी चेंज आई है साइंस, ऑफ़ कोर्स कि हमारी मेडिकल साइंस भी, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है और जो बड़े आते हैं उनके लिए अब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ करते हैं जो कि लेप्रोस्कोपिक पहले सारी इससे पहले 15 साल इवन 10 साल पहले तक भी इतने-इतने इंसिजन और बड़ों में इतने-इतने इंसिजन दिए जाते थे। अब ये सारा काम इतने कट से होता है। थ्री और वो भी 3D सिस्टम है और 3D में मूवीज़ तो आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं। तो जैसे वो 3D में लगता है कि आपके पास कोई चीज़ आ रही है, तो ये पूरी सर्जरी 1 से डेढ़ घंटे की 3D की ग्लासेस पहन के 3D मॉनिटर्स पे 65 इंच की स्क्रीन है और वो लगता है यही है कि आप सामने देख रहे होते हैं तो आप लोग थिएटर में काम कर रहे हैं लेकिन तो वो उसमें इतनी वेल डिफाइंड इमेजेस आ गई कि सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गई। तो एवरीथिंग उसमें जो है कंट्रोल में आपके आगे, तो कोई चीज़ छुपती नहीं है और आप उन्हीं 2 सिरों को आपस में जोड़ देते हैं और 1 घंटे, डेढ़ घंटे में ये मसला खत्म हो जाता है। वंडरफुल, वंडरफुल। सर, इसके अलावा कोई और ऐसा मसला जो कि रोज़मर्रा की बुनियाद पे आप देखते हो या हमारी सोसाइटी में कॉमन हो? एक मसला जो बहुत कॉमन है, मैं अक्सर अपने किसी भी जगह पे बैठे हों और कहीं पे कोई डिस्कशन चल रही हो या कोई इंटरव्यू हो तो मैं ज़रूर उसका ज़िक्र करता हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन है और बड़ा मिसयूज़्ड मिसडायग्नोस्ड मसला भी है और मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टूड भी है और जिनको पता भी है वो उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। यस। सिर्फ़ कुछ दवाइयाँ खिलाने के लिए। ये आपने अक्सर सुना होगा कि मैं एक इसकी मिसाल के लिए मैं एक तकरीबन 52 इयर्स ओल्ड मेल की एग्जांपल लेता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब रुक-रुक के आता है, मुझे पेशाब बार-बार आता है, मैं रात को 3 से 4 दफ़ा उठता हूँ, मैं दिन में हर 1 घंटे में यूरिन कर रहा हूँ। मुझे पेशाब आता है तो कंट्रोल नहीं होता, मैं भागता हूँ वॉशरूम में 2 कतरे निकल जाते हैं। ये बड़ा कॉमन है। अच्छा और उससे भी ज़्यादा कॉमन एक लफ्ज़ एक सिंगल लाइनर है कि मुझे पेशाब जल के आता है। हुँ, हुँ। ये बहुत बहुत कॉमन सिम्पटम है सही। और बाकी सिम्पटम में से कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते, तो भी सब होते हैं और जेल के आने से मुराद ये है जिस वक़्त निकल रहा है उस वक़्त मुझे उस वक़्त जलन सी होती जलन सी होती है, पूरी यूरेथ्रा की जो पाइप है उसमें होती है और कभी-कभी मसाने में भी होती है। तो
और इसकी फिर बहुत सारी वेरिएशंस हैं, इन्हीं सिम्पटम्स की वेरिएशंस भी आती हैं। लेकिन अच्छा, ये बहुत कॉमन है और फिर साथ ही वो मुझे कहता है कि मैं इस मसले से 3 साल से गुज़र रहा हूँ। मैंने दुनिया भर की दवाइयाँ इस्तेमाल की, मैंने 8-10 किस्म की एंटीबायोटिक यूज़ कर ली है और मुझे सभी ये कहते हैं तुम्हारे प्रोस्टेट का मसला है, तुम सर्जरी कराओगे तो ही हल होगा, नहीं तो ये हल नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता और अगर बहुत ज़रूरत है तो आप मेरी सर्जरी कर दें। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी इस मसले से जान छुड़ाएँ। प्रोस्टेट के बारे में एक दवाइयों का ग्रुप है, वो ये भी बताता है कि मुझे पिछले 3 साल से 3-4 किस्म के अल्फा ब्लॉकर्स, एक खास ग्रुप है प्रोस्टेट की मेडिकेशन का जिसको अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं, जिससे पेशाब की नाली किसी हद तक थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, तो पेशाब खुल के आने लग पड़ता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो उसके इफ़ेक्ट खत्म हो जाते हैं। तो वो ये भी कहता है कि मैं 2-3 साल से हर तरह का अल्फा ब्लॉकर खा चुका हूँ। 1-2 दिन फ़र्क पड़ता है, फिर वही बात होती है। तो मेरा प्रोस्टेट का मसला हल कर दें। जी। यहाँ से ये मैं स्टोरी उसकी पिक करता हूँ, फिर मैं उसको समझाना शुरू करता हूँ, फिर मैं चीज़ें प्रूव करता हूँ कि कैसे, कि मैं उसे कहता हूँ कि बेसिकली तो आपकी उम्र प्रोस्टेट की अभी आई ही नहीं है। आप तो एक देखो 50 इयर्स तो एक सेक्सुअली एक्टिव मेल की उम्र है, जिसमें अगर अभी से उसके प्रोस्टेट को आप छेड़ देंगे तो एक तो वो कि अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ा सके। तो प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद जो है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम उसमें आता है इजैकुलेशन में, हालाँकि अदरवाइज़ इरेक्शन वगैरह में कोई इश्यू नहीं आता। तो वो एक तो इसलिए उसमें कोई सर्जरी तो एडवाइस करनी है, उसमें तो उसकी एज ही नहीं है कि जिसमें उसको प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई मेडिसिन दी जाए। जैसे अल्फा ब्लॉकर्स हैं और खामखा उसको एंटीबायोटिक से कोर्स भी कराते रहे हैं। ये वो केस है जो कि इतना कॉमन है, अरीब आप इसको शायद समझ भी ना सकेंगे मैं ये कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हर ओपीडी में अगर मैं 40 पेशेंट्स देखता हूँ, तो उसमें से 7-8 ये वाले होते हैं, जो कि खामखा और किसी और के पास जब जाएँगे तो कई दफ़ा सर्जरीज़ भी करवाते 50 इयर्स में प्रोस्टेट की करा चुके होते हैं। तो यहाँ बहुत कॉमन है। हो क्या रहा है बेसिकली? हो ये रहा है कि ब्लैडर, अगर आप थोड़ी-सी एनाटॉमी आपके सुनने वाले समझें, कि मसाना है, मसाने के आगे तो बोन्स हैं, जिसको पेल्विक बोन्स कहते हैं, नीचे की तरफ लगी हुई हैं। आगे बोन्स हैं, मसाना है और मसाने के पीछे रेक्टम है। ये मैं मेलज़ी की बात कर रहा हूँ। के रेक्टम और बोन्स के दरमियान मसाना है जिसमें पानी है। रेक्टम में स्टूल्स हैं। पाकिस्तान में 90% लोगों को कब्ज़ है और उनको पता भी नहीं है। माय गॉड! समझ गया सर, समझ गया। 90% लोगों को कब्ज़ है और उनको पता भी नहीं है और वो इस चीज़ का या तो जो लोग उनका इलाज जनरल प्रैक्टिशनर्स कर रहे हैं या यूरोलॉजिस्ट कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, उनको या तो पता नहीं है या या कॉन्फिडेंस। अगर पता है तो वो इसको डील नहीं कर रहे, वो उसका फ़ायदा दवाइयाँ दूसरी वाली लिख-लिख के कर रहे हैं। तो मैं इस और इतनी अनअवेयरनेस है इवन जनरल प्रैक्टिशनर्स में भी, कि जब मैं ये बात लेक्चर्स में जीपीज़ के भी साथ हम सेशन करते हैं, जब उनको बताते हैं तो वो भी उसी वक़्त बड़े परेशान होते हैं कि यार ये कैसे हो गया? क्योंकि बेसिकली प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो। डाइट का चेंज आया है ओवर ईयर्स। हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन्स थी वो बेहतर डाइट थी, उससे ऊपर और अच्छी डाइट थी। फिर डाइट के अंदर से फाइबर चला गया, मैदा आ गया। मैदा इज़ अ वेरी वेरी मतलब जो बेसिक जो टॉक्सिन है ना डाइट में, सब वो मैदा है। और हम सब मैदा खा रहे हैं। कोई नूडल की फॉर्म में खा रहे हैं, घर कौन-सा घर है जहाँ नूडल नहीं खा रहे बच्चे, ब्रेड नहीं खा रहे, बेकरी के आइटम्स नहीं खा रहे। आटा तक में सफ़ेद आटा मिक्स है। फाइन आटा जिसे आप कहते हैं, वो फाइन आटा नहीं है, वो तो हमें बेवकूफ़ बनाने का आटा है। उसमें फाइबर नहीं है, मैदा डाला हुआ है। कोई चक्की वाला आटा फैमिलीज़ यूज़ भी कर रही है, तो वहाँ भी वो उसके साथ सही वाले चक्की का वो आटा नहीं पीस के, गंदुम नहीं दे रहे। और अलहदा छन जो है वो डब्बों में बिक रहा है और आपको पता ही है उन डब्बों की वैल्यू इस वक़्त जो है हज़ार से रुपए से भी ऊपर चली गई है। सर वो सिर्फ़ अमेरिका में तो ये और ज़्यादा महँगी होती है। अमेरिका में और ज़्यादा महँगी होती है और मैं किसी से उस वक़्त ये बात भी मैंने उनसे की, जो डब्बों की बात कर रहा हूँ, उनके एक मुझे मिल गया ओनर। तो मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से ज़्यादा तो अमेरिका और कनाडा में बिकता है। जी, सर। तो ये बात भी सच है, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कब्ज़ का क्यों नहीं पता चलता, इसको कहते हैं उम्मुल अमराज़। माय अब गॉड! हुकूम हकीम उस वक़्त भी अरबी भी मैं कुछ हकीमों को जानता हूँ, मिला हूँ। वो अभी भी इसको उम्मुल अमराज़ कहते हैं, कहते सही रहे वो भी, लेकिन समझा नहीं सके। उम्मुल अमराज़ इसलिए, बीमारियों की माँ इसलिए कि ये अपने आप को शो नहीं करती। इससे ज़्यादा पोशीदा कोई बीमारी हो ना तो पोशीदा बीमारियों का इलाज, वो तो सारी और तरह की बेकार बीमारियाँ। असल पोशीदा उम्मुल अमराज़ तो ये है।
कि जिसकी मौजूदगी में बॉडी के अंदर इतनी तब्दीलियाँ आती हैं। मैं बाकी तब्दीलियों को इस वक़्त ज़िक्र तो नहीं करूँगा, मेरा इस वक़्त मैदे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन पेट में गैस और मैदे में जलन और मैदे से पानी का रिफ्लक्स होना, जो खट्टे डिकार आते हैं, ये सब इसी की वजह से है। लेकिन मेरे तो इस वक़्त प्रॉब्लम है, मैं मसाना परेशान हो रहा है, हुँ, हुँ। क्योंकि इतना सा मसाना जिसमें पानी है और इतना रेक्टम जिसमें सख्त पॉटी है और उस बंदे को पता ही नहीं उसको कब्ज़ है। तो कहा ये जाता है कि हमारे यहाँ एक ब्रिस्टल स्टूल चार्ट होता है, कभी ऑनलाइन हो, आप अपना अगर डाल सकें तो इस इंटरव्यू के साथ की एक उसका छोटी-सी पिक्चर डालिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। ब्रिस्टल स्टूल चार्ट में टाइप 1 से लेके टाइप 7 तक मुख्तलिफ स्टूल्स की शेप है। पहली 5 शेप्स जो मोस्ट कॉमन है पाकिस्तान में, वो लोग कहते हैं कि सर यही है, ये तो नॉर्मल है। तो मैं कहता हूँ आपको किसने कहा है ये नॉर्मल है? अब तो मैं पढ़ाऊँगा आपको, मेरी बारी है। हुँ। तो वो छोटी-छोटी गुठलियाँ बन के लंबा-सा कबाब या सॉसेज, ये सब कब्ज़ है, उस अच्छा। ब्रिस्टल स्टूल चार्ट के हिसाब से। और टेक्निकली यही वजह है कि रेक्टम भरा रहता है, और जब रेक्टम भरा रहेगा तो मसाने को जगह कहाँ से मिलेगी? और फिर जब इसको जगह नहीं मिलेगी हुँ, तो आपको बार-बार वॉशरूम भेजेगा, आपको जल्दी-जल्दी भेजेगा, हुँ, आपको कहेगा मुझे पेशाब आया है, इतना आएगा नहीं जितना हुँ, आपको ठीक है। फ़ील हो रहा होगा। और फिर जाते-जाते जगह ही नहीं है, भरा हुआ है, तो 2 कतरे शायद निकल भी जाएँ। क्योंकि धक्का लग रहा है। जगह, और फिर जब आप खाली कर लेंगे तो आपको फ़ील ही नहीं आएगी खाली हो गए, क्योंकि ये पीछे से वो जगह भी ले लेगा। ये इसको प्रेस कर रहा है पीछे से। तो इट्स अ वेरी, वेरी कॉमन बट येट मिस्ड डायग्नोस्ड थिंग, और इसीलिए बहुत कॉमन है, और मैं इसको सदका जारिया समझता हूँ, और मैं पहले नहीं समझता था। पिछले 5-7 साल में मैंने इस टॉपिक पे अपने पेशेंट्स के लिए और अवेयरनेस सेशन में बहुत काम किया है, और उसके चार्ट छुपाए हैं। वो विजुअल फूड चार्ट जो मैं आपको कह रहा हूँ उसमें डालने को, वो मेरी टेबल के ऊपर, और हर टेबल हमारे ओपीडी में वो रखे हुए हैं। हम उसको देते हैं पेशेंट को साथ, ताकि वो घर में इस पे फ़ोकस करे। मानते नहीं है कई दफ़ा पेशेंट, फिर बनवाना पड़ता है, फिर एक्स-रे करवाता हूँ पेट का, उसमें दिखाता हूँ ये देखें आपका मसाना तो ये दबा हुआ है, उसके ऊपर ये प्रेशर है। सीटीज़ में नज़र आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे क्या होता है कि हम सिर्फ़ कब्ज़ का इलाज करते हैं और उसके यूरिनरी सिम्पटम ठीक हो जाते हैं, और वो अगली दफ़ा आके आप यकीन करें, लोगों की आँखों में आँसू होते हैं कि ये 3 साल हम क्या करते रहे। बहुत खूबसूरत। इतना इतना फ़र्क पड़ता है, और लोग सिर्फ़ अपनी एंटीबायोटिक्स बेच रहे हैं और अल्फ़ा ब्लॉकर्स बेच रहे हैं, और वो अपना ये नहीं देख रहे कि यार मेन उसका तो कुछ और है, उसको तो हल करें। बिल्कुल सर, बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर कुरान में मैंने वो पढ़ा कि अल्लाह ने कहा कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की। आप देखिए हम पेशाब और पखाने को वेस्ट कहते हैं, मगर वो हमारे न्यूज़पेपर हैं। वो अंदर से खबर ला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर का हाल क्या है, और हमें हमेशा करते हुए देखना है कि हमने क्या किया है, ताकि हमें रिपोर्ट मिल सके, हर वक़्त की फ्री रिपोर्ट। बिल्कुल, जो है 6-8 होनार के आप टेस्ट से परेशान होते हैं, आपके 6 दफ़ा जो है वो रिपोर्ट बिल्कुल। निकल रही है, आप उसको देख लें और उसको पढ़ लें। सर यूरिन को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। कि जब यूरिन आता है हमें उसमें क्या-क्या कंसिडरेशंस हर इंसान को रखनी चाहिए, अपने जायज़ा किस तरीके से लेना चाहिए? यूरिन और स्टूल अगर दोनों को कह दें या चले यूरिन को? तो मैंने तभी कहा कि एक तो मुझे, कलर हो गया सर आपने हाँ, कहा। मतलब मुझे ये इससे पहले कि हम उसकी एक चीज़ पे, मैं एक जी, छोटी-सी एक प्लीज़, बात ये प्लीज़, कहूँगा प्लीज़। कि मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में फिर वही पिछले 20-25 साल में ये ऑब्ज़र्व किया है कि यूरिन और स्टूल, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं, जब मैं इन पे बात करना चाहता हूँ तो मैं देखता हूँ पेशेंट अजीब जी, जी। जो है इसका वो इस पे आता है इसी मसले के लिए, लेकिन इस पे बात नहीं करना पर्सपेक्टिव आता चाहता। है। जी, जी। तो मैं उससे पूछता हूँ यूरिन का कलर कभी देखा आपने? हुँ, तो ये वो अपना कहता है, सर वो कौन देखता है? चलो ठीक है। मैं कहा यार आपने पेशाब की धार देखी जो शुरू से बाहर आती है? वो ठीक ही आती है। मैंने कहा यार आपने पिछले 10 मिनट में आपने अपनी 11 चीज़ें मुझे पेशाब की बता दी हैं। हुँ, अब अगर ये सब चीज़ें ठीक है तो फिर मैं इसमें अब आपकी क्या हेल्प करूँ? लेकिन आप बात ही नहीं करना चाहते, आप उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते। भई वो आपकी, अभी आपने भी यही कहा ना कि वो दिन में 6 दफ़ा या 5 दफ़ा निकल रहा है, आप उसको देख ही नहीं रहे हो। तो जब आप देख ही नहीं रहे हो, आपको क्या पता चलेगा कि आगे कोई पूछेगा भी तो मेरे ही तो फ़ील्ड है, मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बिल कई पेशेंट ऐसे हैं जो कितने महीने से मुख्तलिफ औकात में यूरिन में ब्लड माय गुडनेस! निकालते हैं। इस चीज़ को एक सिम्पटम है, इसको हीमाचूरिया कहते हैं, और ये इतना खतरनाक सिम्पटम है कि स्टोन में भी हो सकता है, तो चलो वो इतना कम खतरा है, लेकिन ट्यूमर्स में हो सकता है। यस सर। हम गुर्दे मसाने का कैंसर देखते हैं, ब्लैडर ट्यूमर देखते हैं, यूरेटर की ट्यूमर देखते हैं और किडनी की ट्यूमर देखते हैं, और उसमें हीमाचूरिया ब्लड एक लीडिंग सिम्पटम है।
और सबसे पहले वही आता है। आपको शायद हो सकता है कभी भी पेन ना हो, आपको हो सकता है कभी भी पेशाब में तकलीफ किसी किस्म की ना हो, सिर्फ साइलेंट ब्लड आ रहा हो, जिसे कहते हैं पेनलेस हेमाशूरिया। और ये हमारे गाइडलाइन में सबसे पहला सिम्पटम लिखा हुआ है ब्लैडर ट्यूमर के लिए, एंड वी आर स्टिल नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द यूरिन। मैंने भी आपको थोड़ी बिल्कुल बताया। सर, बिल्कुल सर। तो सर, वन ऑफ माय स्टूडेंट, उसकी माँ ने कहीं महीनों बाद तब पता चला जब सफाई करने वाले ने कहा कि मैं हमेशा यहाँ लाल लाल देखता हूँ। कितना कह रहे हैं, कितने अरसे से तुम देख रहे हो? तो उस पर बहुत अरसे से देख रहा हूँ। इस तरीके से डायग्नोसिस हमारे यहाँ होते हैं। यस सर। मैंने कहा जवान ये बात सुन के अब ये मेरे लिए भी एक जी बड़ी सर। नई बात थी हमें। जी सर। तो कितना कितना अफसोस होता है यार। और इन चीजों को हम देख, इसी तरह वो स्टूल की शेप कोई नहीं देख रहा होता। तो अब चले इसको आगे लेके चल। तो आपने बेसिकली कहा कि यूरिन में क्या देखना चाहिए। मैंने कलर की बात पहले भी कही थी, मैं फिर बता देता हूँ कि कलर जो है वो व्हाइट या लाइट येलो होना चाहिए, और धार एक ही धार में आना चाहिए। दैट वुड बी मच बेटर। आखिर में अगर एक दो दफा और मजीद जोर लगा के थोड़ा बहुत पेट के जोर से निकल सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि यूरिथ्रा में भी कभी कभी यूरिन रुकता है, वो भी 2-3 कतरे फालतू को। और सर, मैं उठानी भी शायद अपने हाथ से साफ कर ले। तो बिल्कुल वो तो पानी से वॉश करना चाहिए, वो टिश्यू से करते हैं बहुत सारे लोग। नहीं, कुछ नाली को वो कहते हैं ना, एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट करके नाली से। उसकी ज़रूरत अमूमन अमूमन वैसे नहीं पड़ती। राइट। शायद हो सकता है कि किसी एक में जाके, मुझे कभी किसी ने ऐसे इसके बारे में नहीं कहा, लेकिन कर ले तो अच्छा है। अगर उसका अगर वैसे पेट के ज़ोर से नहीं हो रहा तो आखिर में 2-3 कतरे जो फँसे हुए हैं वो निकलने में हेल्प हो जाएगी, बात सच है। और ख़ास तौर पे रेड नहीं होना चाहिए। अब रेड के बहुत सारे कलर्स और शेड्स हैं। पिंक से शुरू होता है जिसको हम टिंज कहते हैं, टिंज ऑफ रेड। तो पिंक नहीं होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, डार्क ब्राउन नहीं, कोला कलर्ड यूरिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ गुर्दे की सोजिश की बीमारियाँ, जो आपने शुरू में नेफ्रोलॉजिस्ट वाला सवाल पूछा था, तो उसमें कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, जिसमें गुर्दों के अंदर से हल्की-हल्की ब्लीडिंग होती है और नीचे पहुँचने तक उसका कोक कोला कलर्ड हो जाता है। और वो ब्लड है, वो उसका मतलब है ओल्ड ब्लड। अब ओल्ड ब्लड तो या तो क्लॉट से आता है ब्लैडर के अंदर, वो ज़रा रेयर है, में तो और सिम्पटम आ जाते हैं। तो अमूमन गुर्दे की में कुछ सोजिशें हैं जिसमें ये कोला कलर्ड आता है। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आप देखेंगे ही नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि कलर कौन सा आ रहा है? तो ये इस तरह देखना सर, चाहिए। येलो के बाद से जैसे ही डार्क येलो होना शुरू हुआ, इट हाँ, मींस देयर इज अ प्रॉब्लम। जॉन्डिस में बहुत ज़्यादा ब्राइट गोल्डन येलो हो जाता है। और सिमिलरली बहुत सारी बीमारियाँ कुछ ऐसी हैं जो नॉर्मल भी हैं। मिसाल फूड कलर्स और फूड प्रिजर्वेटिव्स आजकल बहुत यूज़ होते हैं। चुकंदर है, बीटरूट, उसमें रेड हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो खाने से रिलेटेड है, लेकिन ज़्यादातर बीमारियों से ही रिलेटेड है। ज़रूर देखना चाहिए। राइट सर। सर, कलर हो गया, धार हो गई, और सर इसके अलावा कि जब आ रहे हैं तब तकलीफ ना हो कोई? हाँ, बिल्कुल, एक ही धार से आए, तकलीफ ना हो, रुक-रुक के ना आए। आए आखिर में जो है उसको शुरू करने से पहले वेट ना करना पड़े। ये प्रोस्टेट का एक सिम्पटम है कि वहाँ जाके 2 मिनट वेट करना पड़ता है, फिर शुरू होता है। तो बिकॉज़ प्रेशर ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो थके हुए होते हैं, वो अपना एक बिल्ड अप करते हैं टोन, फिर प्रेस होते हैं। तो वो हेसिटेंसी कहते हैं इस उसको। और फिर स्ट्रेनिंग आ जाती है कि ज़ोर लगा के करना पड़ता है। अब दैट में बी स्ट्रेनिंग जो एक बड़ा ख़ास सिम्पटम है, वो पेशाब की नाली का सिम्पटम है कि वहाँ कोई रुकावट है। वो इट मे बी प्रोस्टेट और इट मे बी स्टोन स्टक देयर। और फिर एक ख़ास बीमारी, इसको स्ट्रिक्चर कहते हैं, कि पेशाब की नाली किसी एक जगह से या मुख्तलिफ जगह से सिकुड़ जाती है और उसको स्ट्रिक्चर कहते हैं। और वो उसमें भी ज़ोर लगा के धार बनानी पड़ती है। वो भी खैर रुक-रुक के आती है, फिर ज़ोर कम होता है तो वो रुकती है, फिर ज़ोर बनता है, फिर शुरू होती है। तो वो उसको स्ट्रेनिंग कहते हैं, ज़ोर लगाने को। तो वो भी नहीं होना चाहिए। सर, क्या खड़े होके और बैठ के पेशाब करने में कोई फ़र्क पड़ता है या सर? नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मैंने कल्चरल ट्रेडिशनल थिंग है मोर लाइकली रादर देन कि राइट सर, राइट। सर, इसके अलावा कोई जनरल सिम्पटम्स जो बंदा अपने में जैसे ही फ़ील करे उसको यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, या वो ये डिटेक्ट कर ले कि समथिंग इज़ अबाउट टू गो रॉन्ग नाउ? कोई ऐसे अर्ली सिम्पटम्स फॉर डिटेक्शन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द डिजीज़ इज़? उम, अमूमन काफ़ी लोग तो दर्द के साथ प्रेज़ेंट करते हैं कि वो अगर उनको साइड पे दर्द हुआ है, ख़ासकर मैं साइड की बात कर रहा हूँ। फ्रंट के दर्द अमूमन गुर्दे के नहीं होते और बैक के भी अमूमन गुर्दे के नहीं होते। साइड आता है, ये टिपिकल ये हाथ का जो साइड पे आता है वो। तो दर्द एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको इवैल्यूएट ज़रूर कराना चाहिए। आप बेशक डायरेक्ट यूरोलॉजिस्ट के पास ना आना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। मतलब आई डोंट वांट के इस साइड के दर्द से लोग एकदम डर जाएँ और भागें यूरोलॉजिस्ट की तरफ। तो लेकिन ना भी आए, लेकिन और आ भी जाए तो अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है।
अल्ट्रासाउंड केयूबी कहते हैं। जी सर। अल्ट्रासाउंड किडनीज यूरेटर ब्लैडर केयूबी। और ये आजकल तो हर गली की नुक्कड़ क्लिनिक पे अल्ट्रासाउंड मौजूद है। अल्ट्रासाउंड एक तो ज़रूर देख लें, और उसमें आपका कोई अगर अल्ट्रासाउंड करने वाला अच्छा बंदा है, वो 2 मिनट में पिक कर लेगा कि इसको गुर्दे की कोई इश्यू है या नहीं है, तो फिर वो आगे रेफ़र कर दे। तो बेसिकली दर्द मेन सिम्पटम है, दर्द के साथ उल्टी, वॉमिटिंग या कै का आना या मतली का होना, ये बड़ा अहम है। के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गुर्दों की और स्टमक की नर्व सप्लाई एक ही जगह से शुरू होती है, और इसकी नर्व सप्लाई की वजह से जैसे ही किडनी में पेन होता है, साथ ही नौजिया या वॉमिट शुरू होती है। तो ये दोनों जब इकट्ठे हों तो मोस्ट लाइकली अगर साइड का पेन है और वो है तो गुर्दे का दर्द है। तीसरा सिम्पटम जो है वो बुखार है। फीवर होता है कभी-कभी, और थोड़ा-सा साइड में दर्द होता है और वॉमिट आती है। तो ये ट्रायड जो ट्राइका बन रहा है, ये भी गुर्दे का परफेक्ट ट्राइका है कि किडनी में कुछ रुकावट या इन्फेक्शन, पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं, वो ज़रूर है। उसका इलाज फिर यूरोलॉजिस्ट से करेंगे। और फिर आखिर में आपके मैंने यूरिन को काफ़ी अभी हमने डिटेल डिफाइन किया है कि यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ख़ासकर अगर उसके कलर में चेंज कोई आया है या उसमें ब्लड आ रहा है कुछ ऐसे, तो फिर वो यूरोलॉजी के पास फ़ौरन आना चाहिए। वंडरफुल। सर क्या वजह होती है कि कुछ लोग वाक़ई में पेशाब नहीं रोक पाते? क्या इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है जैसे आपने बताया या कोई और भी वजूहत हो सकती हैं? नहीं, बहुत सारी और वजूहत हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इस बात को थोड़ा-सा उस तरफ ले चलें कि बच्चों वाली साइड पे, तो बच्चों में डिफरेंट है, हम बड़ों में ज़रा डिफरेंट है। तो बच्चों में एक ख़ास डिज़ीज़ है कि रात को बिस्तर पे पेशाब करते हैं, बड़ी कॉमन बात है। तो उसमें भी बहुत सारी वजूहत हैं। जेनेटिक्स उसमें फिर अपना पार्ट प्ले करती है। हो सकता है कि ख़ानदान में माँ-बाप या उनके भाई-बहन या बाप के भाई-बहन किसी ना किसी में और भी हो, तो जेनेटिक्स से भी आता है। और फिर आमतौर पे इसमें भी कब्ज़ का पार्ट है कि दिन सारी तो क्योंकि दिमाग का कंट्रोल बॉडी और मसाने पे रहता है, तो मसाना कंट्रोल में रहता है। जैसे ही आप डीप स्लीप में जाता है बच्चा, गहरी वाली नींद, तो वहाँ पे उसका कंट्रोल मसाने से 2 मिनट हटा नहीं, पीछे से कब्ज़ ने पुश किया नहीं हाँ और जी। यूरिन निकला नहीं। तो बेसिकली वही वाली बात है कि रिलेटेड है। प्लस कुछ एक सेट ऑफ बच्चे हैं जो बहुत कॉमन है, आपने नोट किया या नहीं, क्योंकि हमारी रोज़ की फील्ड में आते हैं कि बहुत सारी बच्चियाँ ख़ास करके और कुछ लड़के भी स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के वॉशरूम में नहीं जाना जी, चाहते। जी। हुँ, रेस्टोरेंट्स के वॉशरूम में नहीं जाना चाहते। हुँ, ये बिल्कुल। वो बच्चे हैं जो पूरा दिन यूरिन रोक लेंगे, लेकिन वॉशरूम कहीं और नहीं जाएँगे। और आजकल की जो आपकी देखें ना, जो लाइफ़ जिस तरह हमारी आजकल लाइफ़स्टाइल चल रहा है, उन बच्चों का जिस तरह का एजुकेशन का सेटअप है, वो पूरा दिन तो घर से बाहर है। हाँ, अगर अगर कोई आ भी रहा है, अगर कोई यूनिवर्सिटी स्कूल से टाइम पे आ भी रहा है, तो फिर वो ट्यूशन पे जा रहा है। जी सर। अगर वहाँ से नहीं आ रहा, तो कहीं इंटर्नशिप कर रहा है। जी सर। कोई स्पोर्ट्स में चला गया, और अगर वो वहाँ वॉशरूम में नहीं जाएँगे और सारा दिन यूरिन रोकेंगे, तो ब्लैडर जो इतनी कैपेसिटी में आना चाहिए, वो कहाँ तक चला जाएगा? हाँ, और फिर जब वो रात को सोएगा, तो ब्लैडर ने भी तो बदला लेना है, राइट सर। और वो बदला लेता है। तो वो रात को जब वो जैसे ही उसका दिमाग हटता है, डीप स्लीप में गया, अब वो कह रहा है पूरा दिन तुमने यूरिन रोक के मुझे यहाँ तक तंग किया, अब मेरी बारी है। और हुँ, फिर वो बिस्तर में है। तो ऐसे बच्चे बड़ा ये यूरिन निकलने का बहुत कॉमन हुआ है, और ये कभी-कभी भी ऐसा भी होता है, रोकते हैं और खेल में या पढ़ने के दौरान निकल जाए या वॉशरूम पहुँचने से पहले निकल जाए। तो बच्चों में थोड़े-से ये वाली चीज़ें ज़्यादा है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं बच्चों में। खौफ, डर, ट्रॉमा, घरों के अगर ऐसे इश्यूज़ हैं, इसमें भी निकलता है। और ख़ास करके वो बच्चे जो एक आध दफ़ा निकाल दें यूरिन, और उनको घर वाले, माँ-बाप में से कोई उसको बहुत बुरी तरह स्कोल्ड करे या उसको डाँटे, शेम वाला करे, तो उसमें वो और ज़्यादा निकलने लग पड़ता है। ये दिमाग इस तरह सोचता है बच्चे का, तो वो और ज़्यादा गिल्टी की तरफ जाके कंट्रोल ही नहीं कर पाता, और दिन में भी निकलने लग पड़ता है। हुँ, तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे बच्चों को आराम से, प्यार से, और उसको देखें कि वजह क्या हो रही है। जो मैंने अभी कुछ वजूहत आपको बताई, इनमें से कुछ चीज़ निकल आएगी इंशाल्लाह, हुँ, और वो हल हो जाता है। इतना कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन जितना आप उसको शेम वाली फीलिंग देंगे, वो उतना लंबा होता जाएगा। कहीं दफ़ा कई साल लग जाते हैं, फिर ठीक होते हुए। हुँ, तो एक तो ये सेट है। दूसरा, बच्चों में एक और ग्रुप है जिसमें खुदा ना खास्ता बच्चों में यूरिन की नाली का ब्लॉक होना, हुँ, लड़कों में खासकर कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्व्स एक बीमारी है, लड़कियों में यूरिन का वापस ऊपर जाना, जिसको वेज़ाइको यूरेटिक रिफ्लक्स वीयूआर कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी सेपरेट पैदाइशी बीमारियां हैं जिनके साथ भी यूरिन लीक होता है, और बच्चों में तो ये सिलसिला है। बड़ों में यूजली यूरिन लीक नहीं होते जब तक कि वो अपना मसाना खाली ना कर रहे हो। हुँ, अगर कोई ऐसे साहब या
ख़वातीन में भी कॉमन है कि अगर वो यूरिन अपना एक एक ही गो में वॉशरूम जाके एम्प्टी नहीं कर रहे और पीछे यूरिन हर दफ़ा बच जाता है, तो वो बचा हुआ जो यूरिन है, वो फिर थोड़ी देर के बाद उसमें और यूरिन आके शामिल हो जाएगा, वो फिर है जो थोड़े बहुत कचरे यूरिन के लीक कर सकते हैं। ख़ासकर ख़वातीन में एक डिज़ीज़ है जिसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, कि बच्चों की बेशुमार बार-बार बच्चों की डिलीवरी की वज़ह से उनके मसल्स पेशाब को होल्ड करने वाले वीक हो जाते हैं और उनको अगर छींक भी आ जाए तो यूरिन लीक हो जाता है। इवन यहाँ तक कि कभी अगर ज़ोर से हँस भी दें, जिसको गीगल इनकॉन्टिनेंस या लाफ्टर इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो उसमें भी यूरिन लीक हो जाता है। तो उसमें फिर कोई ना कोई उसमें सर्जरी होती है जिसमें उसको मसल्स को टाइट या ब्लैडर की नेक को टाइट किया जाता है। उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स कि पहले मेडिसिन्स ही ट्राई होती हैं और वो मेडिसिन्स ना काम कर रही हो तो फिर उसमें प्रोसीजर्स किए जाते हैं और ये लेकिन इन सब की अगर यूरिन लीक की आपने क्योंकि बात की तो मैं वापस आता हूँ उसी बात पे कि जितनी भी प्रॉब्लम है यूरिन लीक के ना, उसमें सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का रूल आउट फिजिशियन को करना चाहिए। फिजिशियन पहले तो घर वालों को खुद तो करना चाहिए लेकिन उनको इतना तो नहीं पता, अपने डॉक्टर्स को नहीं पता तो पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का इतना नहीं पता। तो इसलिए लेकिन अगर पहले उसको रूल आउट कर लें और कई दफ़ा उसके ठीक होने से ही काफ़ी सारे मसले हल हो जाते हैं। बहुत खूब सर। सर आपने पेशाब रोकने की बात की, ज़रा इस मौज़ू पे थोड़ा बात कर दीजिए कि ये कितना बड़ा हैज़र्ड है, कितनी बड़ी बुराई है और कितना ऑप्टिमम लेवल है, कितनी देर तक रोक सकते हैं कि आप कोई जगह तलाश करना पेशाब साफ करने की? अच्छा आइडियली इसमें जो जो इसका सिनेरियो वो यूँ है कि बेसिकली हमें हर 2 से 3 घंटे में वॉशरूम, यूरिन के लिए जाना चाहिए। अगर इस आ रहा हो ना नहीं, आना चाहिए आइडियली। उसकी वजह क्या है? वहाँ आपकी पहले वाली बात आ जाती है हाइड्रेशन वाली, कि हमें हर 2-3 घंटे में इतना पानी पीना चाहिए कि हमें हर 2-3 घंटे में यूरिन करना चाहिए। मतलब अगर आप इसको इस साइकिल को अगर सारा दिन मेंटेन कर लें तो आपके रात के सोने के आवर्स बस आपको फ्री मिलने चाहिए, कि ना आप उसमें पानी पिएँ और ना उसमें आप यूरिन करें। अगर ये पूरी ज़िंदगी का साइकिल एक दफ़ा डेवलप बचपन से हो जाए, आदत पड़ जाए, तो वो सारी उम्र चलेगी और आपको यूजुअली ऐसी कोई बीमारियाँ नहीं होंगी। तो हो भी यही रहा है ना कि बेसिकली क्योंकि बच्चे डरते हैं कि हमें वॉशरूम ना जाना पड़ जाए ना, तो वो पानी ही नहीं पी रहे। तो जब पानी ही नहीं पी रहे तो वो यूरिन आहिस्ता-आहिस्ता बन रहा है तो वो 5-6 घंटे का गैप आने लग पड़ा, जो कि आना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए पानी पीते जाएँ और यूरिन करते जाएँ, 2 से 3 घंटे रिकमेंडेड है, 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपकी जो बात है कि ना भी आ रहा हो तो जाए नहीं, वो प्रोबेबल नहीं है, क्योंकि अगर उसने पानी नहीं पिया तो इस टेम्परेचर में जैसे हब्स है और गर्मी के दिनों में यूजुअली आपके पसीने में इतना पानी चला जाता है कि आपका यूरिन नहीं बनता, फिर वॉशरूम जाने का फ़ायदा भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है? उसको पीना चाहिए, हमें तो उसको तरगीब देनी चाहिए कि पानी पिए। और दूसरी कि अगर आपके वॉशरूम के कोई इश्यूज़ हैं, स्कूल, कॉलेज, ये मैं अक्सर क उन्हें कहता हूँ, स्कूल, कॉलेजेस के कोई यूनिवर्सिटीज़ के इश्यूज़ हैं बच्चों के वॉशरूम के, उसको हल करना चाहिए। पेरेंट्स को स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इस मसले को उनको बैठाना चाहिए कि यार ये इशू है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। उस बच्चे की पूरी, आप मुझे खुद थोड़ा-सा अगर सोच के बताएँ, जो सुनने वाले हैं वो सोच के बताएँ कि बच्चा यूरिन आ रहा है और वहाँ पे वो बैठा हुआ है, यूरिन रोक के वो पढ़ क्या रहा है? मतलब अगर किसी को यूरिन आ रहा हो और जगह ना मिल रही हो, तो हम सब समझते हैं कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी हिस्से में हम सब गुज़रे हैं। तो वो वही आप तो वही सोच रहे होते हैं कि 15-20 मिनट कैसे गुज़ारेंगे? ऐसे ही है ना? तो उसको उसने पता नहीं कितने घंटे रोक के बैठ के पढ़ भी रहा है ऊपर से, तो क्या पढ़ रहा होगा? तो इसलिए ये सारे सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, माशरे के स्टिग्मा है इश्यूज़ सर, हैं। बिल्कुल। माशरे सर मगर थोड़ा-सा इस पे एम्फसाइज़ कीजिए कि हैज़ार्ड कितना बड़ा है, रोकने से बुराइयाँ कितनी आती हैं? अच्छा, हैज़र्ड तो बेशुमार हैं। अब मैं आपको अगर हैज़र्ड पे आएँगे, तो मैं आपको ऐसे कितने पेशेंट बता प्लीज़, सकता हूँ, प्लीज़, बच्चों में भी और बड़ों में भी, प्लीज़। जो मेरे पास किडनी फ़ेल के साथ आए हैं। बिल्कुल सर। मतलब मैं ये किसी को, अब आपके थ्रू किसी को मेरा डराने का मकसद नहीं नहीं है। सर, हकीकत बताइए। लेकिन भले डरें उससे मगर अल्लाह करे उस डर के वक़्त उस डर से पेशाब करें। एग्ज़ैक्टली। अब लेकिन मेरे पास वाक़ई किडनी फ़ेलियर में दोनों साइडों के गुर्दे सूजे हुए हैं और कोई और बीमारी नहीं सिवाय इसके कि वो यूरिन रोकते रहे हैं और इतना रोकते रहे हैं कि ब्लैडर की जो सेंसिटिविटी है, वो बेअसर हो गई। आपको पता है सेंस कितना इम्पोर्टेंट है ना? सेंसेस हमारे हैं ना, आँख, कान, नाक, ये स्किन टच,
तो ब्लैक हमारे अंदर की भी चीज़ों के सेंसेस है ना, हमारे बसाने के वॉल की लाइनिंग के अंदर सेंसर हैं, जो प्रेशर को सेंस करते हैं। राइट। तो जब आहिस्ता-आहिस्ता वो सेंस खत्म हो जाएगा, तो ब्लैडर एक सेब जितना या खरबूजे जितना हो या एक तरबूज जितना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क किसको पड़ेगा? गुर्दों को पड़ेगा, क्योंकि गुर्दों को ऐसे बनाया नहीं गया कि वो ये प्रेशर के अगेंस्ट यूरिन को नीचे भेजें। हम्म, तो अगर नीचे प्रेशर ब्लैडर में ज़्यादा है और वो यूरिन नीचे नहीं भेज रहे, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो प्रेशर गुर्दों को डायलेट करेगा और गुर्दे सोजन में जाएँगे और आखिर में गुर्दे फेल होंगे। और फिर आप मेरे को जब नलकियाँ डल जाती हैं कि गुर्दे बेहतर हों, तो आहिस्ता-आहिस्ता कुछ के बेहतर हो भी जाते हैं और कुछ के नहीं भी बेहतर होते। और बच्चे भी, बड़े तो हैं ही हैं और बच्चे भी डायलिसिस पे चले जाते हैं। माय गॉड। ये होता है, ये मैं आपको कोई जी सर, रेयर होके बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल बता सर, रहा। ऑफ और ये कोर्स। सिर्फ़ इस वज़ह से होता है कि ये गफ़लत है, और फिर मैं कहता हूँ इसमें माशरे का स्टिग्मा मौजूद है। हम सबका रोल है और पेरेंट्स का ख़ास रोल है। उन्होंने नोट पेरेंट्स ने नोट ही नहीं किया। आप यकीन करें, अभी मेरे पास पेशेंट माँ बैठी हुई है और बेटी बैठी है, बड़ा नाज़ुक-सा और बड़ा, इससे बेहतर रिश्ता तो कोई भी नहीं होगा। दुनिया में शायद कोई इससे बेहतर रिश्ता नहीं है मेरा, माँ और बेटी का। लेकिन जब मैं उसके साथ बैठ के ये सारे सवाल उसकी बेटी जिसकी उम्र 12-15 साल के आस-पास है पूछता हूँ, तो माँ को कुछ भी नहीं पता होता। माँ के तासुरात देखने वाले होते हैं और मेरे तासुरात भी देखने वाले होते हैं कि आपको क्यों नहीं पता? आपकी बेटी है, पूछ मैं रहा हूँ, आपको क्यों नहीं पता था? तो वो अब उसकी 11,000 एक्सक्यूज़ दे दे, कोई एक्सक्यूज़ बनते ही नहीं है। एवरी मैं सिर्फ माँ की बात नहीं कर रहा, जब कोई बाप है और उसके साथ बेटा आया है और उसके साथ भी यही इश्यू है, तो वहाँ पे भी मेरा यही होगा असर। इसमें कोई जेंडर बेस्ड बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों की वॉइडिंग, पेशाब की हैबिट्स, वॉइडिंग हैबिट्स कहते हैं, और स्टूल की हैबिट्स, पॉटी की हैबिट्स नहीं पता, तो इसमें बच्चों का कसूर नहीं है। हम सबका कलेक्टिव माशरे का रोल है इसमें, और वो नहीं पता होता उनको, किस किस्म की पॉटी कर रहे हैं, कितने एक दिन में अगले दिन कर, यहाँ तक भी नहीं पता होता कि रोज़ कर भी रहे हैं कि नहीं यार। मैं परेशान हो जाता हूँ एंड आई समटाइम्स आई गेट अ बिट अनॉयड एक्चुअली कि यार इनको ये भी नहीं पता, और उसको इतना डॉक्टरों के पास घुमा के आखिर मेरे पास लाके बिठाया। और मैं जब ये बताता हूँ देन दे आर एम्बैरेस्ड एक्चुअली, और फिर उसके बाद वो उसका हल निकालते हैं। लेकिन बात तो शुरू में हो जानी चाहिए थी ना, 4-5 साल से आप उसको बच्चे को रगड़ा दे रहे हैं। माय गॉडनेस। सर थोड़ा-सा अगर लेवरेज दे दें, लेट्स सपोज़ कि कोई शार्प वेसल में फँसा हुआ है, उसको कितनी देर जो है वो कहे कि चलो यार मैं 15 मिनट तक घर पहुँच जाऊँगा, तब तक बस रुक एक जाता हूँ। तो हाँ, कुछ कुछ ऐसा गेज बता चलो दें। ये तो कभी-कभी वाली बात है। अगर गढ़ाई से उसी के तो या अगर ये रूटीन वाली बात है तो फिर उसकी ये गलती है ना, फिर लेवरेज नहीं देना चाहिए। असूलन आइडियली फिर जो आप उसको गाड़ी रोक के नहीं करते। कर फिर आपको करना चाहिए, और या नहीं, आइडियल ये है कि जो अगर रोज़ का शारे फैसल का भी तो रोज़ मैं जी सर। देखता हूँ ब्लॉक के एक साइड से होता है, दूसरी साइड से होता है, तो वो जान निकलने से पहले कर ले। जी, जी। अगर वो 2 घंटे भी गाड़ी में बैठा रहे और पानी पिएगा तो 2 घंटे बाद ही आएगा अगला। लेकिन क्या है कि वही वाली बात जो आपने भी कही थी, मैं भी कह रहा हूँ कि सब जल्दी में है। हुँ, हर बंदा जल्दी में है और उस जल्दी में वो अपना ख़्याल नहीं रख रहे। लोग 6-6 घंटे बैठ के बातचीत कर लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, बाहर कैफ़े भरे हुए हैं सारे, आपको पता ही है। जी सर। लेकिन वॉशरूम जाने में उनको दिक्कत होगी। भई तुम 4 मिनट और वॉशरूम भी लगा के आ जाओ ना, जी, फिर बैठ जाओ 1 घंटा। बिल्कुल। लेकिन वहाँ वो तो कोई कभी-कभार हो जाए तो लेवरेज बहुत है, ऐसी बात नहीं, बॉडी में बहुत जी, जी। फ्लेक्सिबिलिटी है, बसाने में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। खाली होता है तो इट्स जस्ट मैं अक्सर हम सर्जरी के दौरान अंदर की तरफ से देखते हैं, तो इतना सा है यूरिनरी ब्लैडर, इतना सा है। कितनी एज का बंदा, कितनी हाइट का बंदा? अडल्ट अडल्ट हाइट वेट मैटर नहीं करता। हाइट वेट मैटर 30-35 साल कह लो, हुँ, इतना सा है खाली। हुँ, क्योंकि मेरा सिर्फ वो कैसेटी डला हुआ होता है ना, तो उसका बिलो नज़र आ रहा होता है, और जब ये यही भरता है तो इट मे बी दिस लॉट, हाँ, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का नाजायज़ फ़ायदा भी ना उठाएँ। बिल्कुल सर। सर मोटापे का कोई इसमें रोल है यूरोलॉजी में? आप मोटापे की वजह से कोई मसाइल देखते हैं? डायरेक्ट नहीं है मतलब, लेकिन मोटापे की वजह से क्योंकि डायबिटिक आ जाते हैं, फिर वो किडनीज़ पे इफ़ेक्ट आ जाता है। कब्ज़ का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है। जी, 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 बिल्कुल। मोटापे पे कब्ज़ का काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। जी, हाँ। तो इस वजह से आप इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट कह सकते हैं, बाकी कोई डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं है मतलब। हाँ, सुना। वो 20 फुट अंत इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ 20 फीट 25 फीट होती है, लेकिन मोटापे में उसके साथ आप समझिए कि चर्बी बढ़ रही है, हाँ, तो वो 20-25 फुट चर्बी भी बढ़ रही है, तो वो वज़न जो मसाने पे पूरी बॉडी का आएगा, हुँ, तो वो कितना वज़न होगा, उससे ब्लैडर के सिम्पटम तो आने ही आने। बहुत खूब। सर इसका मतलब कि मोटापे का फिर भी कोई ना कोई रोल बनता है। बिल्कुल बनता है, कंट्रीब्यूट करता है, कब्ज़ की वजह से कंट्रीब्यूट करता है और वैसे भी कभी करता है, अदरवाइज़ कोई डायरेक्ट ऐसा कोई सिम्पटम नहीं है, सबको राइट, बराबर ही, प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई बात ऐसी नहीं है। राइट।
सर ये जो लोग शिकायत करते हैं कि हमें सोने के दौरान उठ-उठ के पेशाब करना पड़ता है, ये क्या माजरा होता है सर? तो ये मैंने शुरू में भी इन सिम्पटम्स को कहा था, तो कुछ वो इसी से रिलेटेड है कि मसाने को आपने जगह नहीं दी, ओह! तो वो ठीक है। जितना आप उसको जगह नहीं देंगे, मैंने भी बताया कि फ्लेक्सिबल है इतना, राइट। एक तरबूज के साइज तक भी जा सकता है, लेकिन फिर खाली भी हो जाता है। तो अगर आप उसको सेब के साइज से ऊपर जाने ही नहीं दे रहे, क्योंकि पीछे प्रेशर इंटेस्टाइन का या कब्ज का आ रहा है, ठीक है। तो फिर आपको वो खाली करना पड़ेगा। वो आप ये आपको वार्निंग दे रहा है कि उठो और खाली करो। और या एक तरह से आप से बदला ले रहा है कि यार मुझे जगह नहीं दे रहे, तो मैं आपको सोने नहीं दूंगा। ओके, सोना मैंने ऑन अ लाइटर टोन ये मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन बेसिकली ये एक वजह है। और दूसरी वजह ये है कि एक वक्त में पूरी तरह खाली नहीं हो रहा, वो प्रोस्टेट के लिए स्पेसिफिक है। या कोई और वजह जिसमें पेशाब की नाली बंद या तंग होगी, जिसको स्ट्रिक्चर कहते हैं, या कोई चीज फंसी हुई है, स्टोन है जैसे। लेकिन ज्यादातर वो प्रोस्टेट के पेशेंट्स होते हैं, 60+ होते हैं। और प्रोस्टेट जो है वो मसाने का चौकीदार है, हुँ, इन अ वे हमें समझाने के लिए, कि अगर ये ब्लैडर है, हुँ, तो उसके नीचे जो पेशाब की नाली यहाँ से निकल के सीधी आनी है, इसकी गिट प्रोस्टेट ऐसे रखा है, और 3 डायमेंशन में ऑल अराउंड है। तो वो नाली उस पेशाब की ऐसे गुजरती है। तो ये अगर प्रोस्टेट है, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता 65-60 के बाद ये ग्रो करता है। इसका फंक्शन थोड़ा-सा कम हो जाता है। इसका फंक्शन जो है वो सेक्सुअली एक्टिव मेल्स में सिक्रीशंस बनाना है। तो अगर वो सिक्रीशन बनाने का फंक्शन कम होता है, तो फिर इसका साइज़ बढ़ता है। और जैसे-जैसे इसका साइज़ बाहर बढ़ता है, फिर इसका साइज़ अंदर भी बढ़ता है, और इस नाली को ये आहिस्ता-आहिस्ता बंद कर देता है। और फिर इसके अंदर से यूरिन का गुज़रना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। फिर वो मुसाना एक ही वक़्त में पूरा खाली नहीं होता, और अगर खाली नहीं होता तो पीछे पेशाब बचता है, फिर वो बार-बार पेशेंट को रात को उठना पड़ता है उसके लिए। तो सर और डायबिटीज़ की रेलेवेंस भी इसमें शायद हो? अच्छा, ये शुगर के पेशेंट्स का पेशाब इस वजह से बढ़ता है क्योंकि पेशाब आता रहता है। वो तो टोटली एक अलग स्टोरी है, उसमें मसाने का इश्यू नहीं है, और गुर्दों का भी नहीं है, और पेशाब रुकने का भी नहीं है। वो ये है कि उनमें पेशाब बनता ही ज़्यादा है। हुँ, हुँ। क्योंकि शुगर के पेशेंट्स को प्यास लगती है ना, वो पानी ज़्यादा पीते हैं तो पेशाब ज़्यादा बनता है, तो इसलिए वो रात को इसलिए उठते होंगे। एक एक सिम्पटम डायबिटीज़ का है कि पेशाब रात को आता है, लेकिन वो पेशाब कम नहीं आता, वो पेशाब ज़्यादा आता है। हुँ, इस वजह से कि वाटर हाँ, इनटेक ज़्यादा और कोई यूरिन के कोई और सिम्पटम नहीं होते। राइट सर। सर एक सर तासुर है, अब आप उसको डिनाई करेंगे या अफ़र्म करेंगे कि जो हकीम की दवाएँ होती हैं, उसे खाने से भी किडनी स्टोन्स हाथ से बन जाते हैं। तो ऐसे कोई कंप्लेंट्स देखी सर आपने? कुछ मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमारे पास पेशेंट हकीम की मेडिकेशन लेके आए भी होते हैं, तो मानते नहीं है कि कोई दवाई खाई है। हुँ, इसलिए कोई रिलेशन को कायम करना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात सच है कि मेरे पास, क्योंकि हमारे पास कोई पेशेंट्स वो वाले भी आते हैं जो थोड़े ताकत के कुश्ते वगैरह लेते हैं। बात है। तो उसमें वो ये बात यहाँ तक तो मैंने देखी हुई है, कुछ पेशेंट्स उनमें हेवी मेटल्स भी यूज़ करते हैं कुश्तों में। हाँ, और हेवी मेटल्स थोड़े से सेक्सुअली पोटेंट हाँ, होते हैं, तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी वजह से भी कई दफ़ा किडनीज़ एक्यूट रीनल फेलियर में चले जाते हैं। हाँ, तो डायलिसिस वगैरह की एक्यूट नीड पड़ जाती है, बाद में कई दफ़ा ठीक हो जाते हैं वो। लेकिन इस तरह तो देखा है मैंने, कोई डायरेक्टली उससे स्टोन बनते मेरे ज़हन में नहीं आता। हुँ, हुँ। सर हाई हेल्दी लाइफ़स्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है यूरोलॉजी के एस्पेक्ट से? जस्ट लाइक किसी भी और बॉडी ऑर्गन के लिए, कि भाई आपको हार्ट के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लो होने चाहिए, हुँ, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, तो उसी तरह लिवर के लिए अपना मेटाबॉलिक, क्योंकि एक्टिविटी सारी वहाँ होती है, वो ठीक होना चाहिए। तो इसी तरह एक हेल्दी लाइफस्टाइल किडनीज को अच्छा प्रमोट करेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करते हैं कि आप क्यों सॉरी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि healthy lifestyle means exercise, हुँ, but also it means balanced food intake। जो हम शुरू जहाँ से हमने बात जी, तक किया था कि जी। बैलेंस्ड फूड इनटेक किसी भी डिजीज के लिए, और फिर किडनी की डिजीज के लिए भी बहुत जरूरी है। और उसी से फिर आपकी शुगर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहती है, तो किडनीज भी हेल्दी रहते हैं। तो बिल्कुल बैलेंस्ड और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। सही। सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में बात कर लेते कि वो उनके कॉजेज़ क्या-क्या हैं, ख़ास तौर पे मेल्स और फीमेल्स को कंसीडर करते हुए कि क्या दोनों में डिफरेंट रीज़न से बनता है या दोनों सिमिलर रीज़न्स की वज़ह से दोनों इस चीज़ से सफ़र करते हैं? आपने यूटीआई का ज़िक्र किया, यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हमारे पास ये बड़ा एक
ये टॉपिक है बड़ा अच्छा और बड़ा सेंसिटिव, और यहाँ पे भी कॉमन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं शुरू में आपको भी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड बातें बताई थी। मिसाल के तौर पे इसमें मैं एक सिनेरियो थोड़ा-सा बनाऊँगा, फिर आपके सुनने वालों को शायद थोड़ा आसान होगा कि बेसिकली एक पेशेंट हमारे पास आया, और से फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल है, 25-26 इयर्स ओल्ड, और एक बड़ी मोटी-सी फाइल पकड़ी हुई है, और वो आके वहाँ बैठती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं सारी इस फाइल को आप पढ़ लें, ये सारी दवाइयाँ और ये सारे टेस्ट मैं कर चुकी हूँ, मेरा यूटीआई ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, अब दिस जब इज लाइव एग्जांपल। ये मैं बिल्कुल आपको वो बता रहा हूँ जो रोज़ होता है, मतलब ये बड़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल है, मैं इसलिए अच्छा आपने टॉपिक किया यूटीआई के हिसाब से करनी चाहिए बात। तो आपने फाइल वो पढ़नी शुरू की, उसके बाद उसमें आपने देखा कि एक नुस्खा, दूसरा नुस्खा, बीच में कहीं किसी की, और नुस्खा भी से मेरा मतलब है कि एंटीबायोटिक से एक एंटीबायोटिक शुरू करके 3 सालों में उसने 20 किस्म के एंटीबायोटिक्स यूज़ किए हैं। कंपनी बदल-बदल के वही एंटीबायोटिक्स भी यूज़ हुई हैं, और फिर उसके अलावा साथ 4-4 5-5 एक्स्ट्रा दवाइयाँ दी गई हैं जिसका कोई पर्पज़ नहीं था, और उसमें एक भी यूरिन कल्चर का टेस्ट नहीं है। अब यहाँ आती है यूटीआई की डेफिनेशन की तरफ। यूटीआई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब यूटीआई बड़ी कॉमन लेमैन यूज़ में तो लफ्ज़ आ रहा है। हमें टेक्निकली उसको डिफेंड करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। तो यूटीआई की डेफिनेशन ये कहती है कि 10 रेज़ टू द पावर 5 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर और एनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जो कि नाम के साथ हमें पता हो कि इतनी मिकदार में मौजूद हैं, उस एक स्लाइड के ऊपर जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखी जाएगी, पेशाब के कतरे में। एक कचरे में, के तो आप लेबल कर सकते हैं यूटीआई। अगर वो 10 रेज़ टू द पावर 5 सीएफयूज़ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स नहीं है, सो इट उसमें 11 बैक्टीरिया आ जाए, इट्स नॉट यूटीआई। वंडरफुल, वंडरफुल। अब इतना मिसयूज़ है कि उस बेचारी को 3 साल उन्होंने रगड़ा है। दवाइयाँ हर तरह की दी हैं। वो किन सिम्पटम्स से आती है सर? मतलब उसको क्या चीज़ है जो अस्पताल लेके जा रही है? बिल्कुल वही सिम्पटम है जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कब्ज़ के बारे में बताए थे कि पेशाब बार-बार आता है, जलन के साथ आता है, चुभन के साथ आता है तो रुकता नहीं है, कंट्रोल नहीं होता। सिर्फ़ उसको यूटीआई का लेबल दे के उससे बार-बार घुमा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कल्चर, कह रही कल्चर तो किसी ने कहा ही नहीं। अच्छा, किसी ने कल्चर कहा भी तो उसने कहा है चलिए एंटीबायोटिक 2 दिन खा लो फिर कल्चर करा लेना। ऐसे कैसे कराएँगे? ऐसे कराएँगे कैसे? 48 घंटे तो वैसे ही हम बंद करके कराते हैं कल्चर। ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं यार, ये कब से, मतलब ये ओवरऑल में ये सिर्फ पेशेंट का इश्यू नहीं है, तो मार्शल का पूरे का इश्यू है, हमारे डॉक्टर्स का इश्यू है, हमारे जनरल पता नहीं डॉक्टर होते भी हैं और ये नहीं होते सर जिनके पास उसमें क्वैक्स भी होते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर्स अपनी जगह पे और क्वैक्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहरहाल उसको उस बेचारी का तो हो गया ना, उसका लिवर का भी काम हो गया होगा, 20 किस्म की एंटीबायोटिक बगैर वजह की खाई। तो बेसिकली यूटीआई, जब आप कहते हैं कि यूटीआई का पेशेंट आया आपके पास, आपको अगर मैं इसको छोड़ देते हैं आप इस पेशेंट को, इसका तो इश्यू ये था ही नहीं, उसको जैसे ही आपने कप्स के ऊपर डाला दी, इस्पागोल पिलाई, उसको एक साथ लैक्सेटिव दिया, उसके साथ उसको रूटीन की, मैं आप अच्छा आपके सुनने वालों के लिए मैं जो रूटीन की चीजें बताता हूँ, जो आपने बैलेंस का भी जिक्र किया ना, मैं उसको बताता हूँ। उसको हम ये कहते हैं कि आपने पानी अच्छा पीना है, आपने अच्छा पानी डिफाइन कर, अच्छा वही मैंने वो कलर में डिफाइन किया, वो शुरू ना फिर कर देता नहीं सर, पानी जो पीने वाला पानी, मिनरल वाटर, बॉइल्ड वाटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहाँ लोगों के पास सोचना है कि दूसरे वक्त का खाना भी खाना है, उसमें आई कांट डिफाइन पानी, मतलब मैं एटलीस्ट बॉयल तो करें ना सर, मतलब बॉयल कर लें, लेकिन तो ये मैं ये उस पे छोड़ देता हूँ कि वो पानी कौन सा पिए, क्योंकि उसमें आप डिफाइन करेंगे ना अगर, तो वो पिए जाते हैं फिर, तो आई डोंट वांट कि वो ना पानी पिए। तो इसलिए चलो लेट्स सी कि जो अच्छा साफ सुथरा पानी मिल जाए वो पिए। कितना पिए कि यूरिन का कलर व्हाइट या लाइट येलो हो, और हर 2 घंटे में यूरिन उसको करने ही जाना है। वो जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं उसमें मैं जैसे आंसर हो, तो ये उसका पहला पॉइंट है। दूसरा, उसको दही खाना है। अच्छा, दही इज अ वेरी ब्यूटीफुल फूड। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला किस-किस नेमत को को खिलाएं। दही दूध से बनता है, दूध फटता है तो दही बनता है। ऐसे ही कहाँ की नेमत कहाँ डाली। और जब बनता है दही तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया आके बनाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। आपने कहा था थोड़ी देर पहले दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसका मकसद ना हो, तो उस लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, आमतौर पे कोई और सुने तो डर ही जाए, तो उसका भी क्या मकसद अल्लाह ताला ने
अच्छा, लैक्टोबैसिलस क्या करता है? इतना खूबसूरत और लैक्टोज जी तो बैसिलस तो बैक्टीरिया पता है ना, तो लैक्टो मतलब दूध। तो लैक्टोबैसिलस उसका नाम है, एक बड़े साइज का बैक्टीरिया है। करता क्या है, आप जैसी दही का पहला चम्मच खाते हैं ना, मैदे में जाके आपके जितने गंदे, खराब, छोटे-मोटे जहरीले बैक्टीरिया और वायरसेस है ना, उनको खाना शुरू कर देता, उनको निगलना शुरू करता है। बाय द टाइम आप दही खा रहे थे, वो नीचे रेस्टोसाइन से घूमता हुआ स्टूल में निकलता है, साफ करता हुआ जाता है। क्या ठीक? अब लैक्टोबैसिलस ने जब स्टूल साफ किया ना, तो दही खाना इसलिए ज़रूरी है। अब मैं आपको अभी आगे चलते हैं प्लीज़, कि इस खातून को जिसका हम ज़िक्र करते हैं, यूटीआई हो क्यों रहे थे? क्योंकि बेसिकली उसको कब्ज़ थी। तो उसको सिम्पटम तो कब्ज़ के आ रहे थे, लेकिन साथ ही क्या हो रहा था कि उसको जब वो स्टूल साफ करना था, उसको स्टूल साफ करने का तरीका नहीं पता था। अब मैं अगले उस पे आ रहा हूँ, आपकी हाइजीन, राइट। और वो जो आप मुस्लिम शावर यूज़ कर रहे हैं या पानी का लोटा भी यूज़ कर रहे हैं, पानी यूजुअली लोग पीछे से आगे फेंकते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप, वो छींटे गंदी वाली जानबूझ के खुद अपने अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वातीन में इसको असेंडिंग यूटीआई कहते हैं, विच इज अ प्रॉपर टर्म एक्चुअली, कि यूरिथ्रा की लेंथ छोटी होती है और साथ ही पखाने की जगह आ जाती है। यहाँ पे जब कुछ थोड़ा सा लगा रह जाए और या आपकी छींटों से वो पानी ऊपर चला जाए, तो यहाँ से वो जरासीम रेंगते हुए यूरिथ्रा के मुंह पे पहुंच जाते हैं। और उसकी वजह से वो वहां पे अंदर चले जाते हैं, और इसे कहते हैं असेंडिंग यूटीआई। और अंदर जाने के बाद वो मुसाने के म्यूकोजा के साथ चिपक जाते हैं। अब दो फायदे हो रहे हैं, एक तो यहाँ पे हम उसको हाइजीन सिखाना चाह रहे हैं कि आपने पानी आगे से पीछे डालना है, सही, ताकि सारा गंदा पानी फ्लश की तरफ नीचे जाए, छींटे भी उधर ही जाए। और दूसरा आपने ये कि उसको कहा कि दही खाना है, तो दही से वो पॉटी साफ होके आ रही है। अगर वहां पे बैक्टीरिया जब तक पहुंचेंगे तो वो गंदे बैक्टीरिया अमूमन लैक्टोबैसिलस खा चुका होगा, और वो तो अच्छा बैक्टीरिया है। यहाँ तक हुआ है, साइंस की रिसर्च को आप देखें, यहाँ तक हुआ है कि लैक्टोबैसिलस की पेसरीज आ गई हैं, जो रिकमेंडेड है रिकरेंट यूटीआई वाले पेशेंट्स में हाइजीन के लिए, कि यूरिन की जगह पे अच्छा उसको अप्लाई करें, वजाइनल पेसरीज वहां पे पुट अप कर दें, पुट इन कर दें, वहां पे लैक्टोबैसिलस निकलेगा और सब खा जाएगा। वाह 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 सर, हम उस देहाती को जाहिल समझते थे। यही तो बात थी ना सारी। वो नहीं, वो सही था। प्रॉब्लम ये था उसने साइंटिफिक रिसर्च नहीं की थी। मैं तो कहता हूँ, मुझे मेरे भी हकीम साहब एक अभी कुछ दिन पहले, वो एक और शो में था, मैं आपको बताया, उस शो में मुझे हकीम साहब भी थे। वो मैंने कहा यार आप तो सही कहते थे, आपके बावजूद बिल्कुल सही कहते थे, इस्पागोल कितना जरूरी है, लेकिन आप उसको समझा नहीं सके कि जरूरी क्यों है। तो यहाँ देखें लैक्टोबैसिलस कहाँ काम आया। तो क्या हो गया, हमने पानी कह दिया, हमने उसको दही खिला दिया, हमने उसको हाइजीन का तरीका बता दिया, हमने उसको बताया कोई डेटोल, कोई साबुन, कोई डिटर्जेंट आपने यूरिन वाली जगह पे नहीं लगाना, आपके वहां पे जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो उनको भी खा जाएगा, तो उससे तो और यूटीआई होगी। ठीक, ये भी बता दिया। फिर हमने उसे कहा कि क्रैनबेरी जूस, आपको मुझे क्रैनबेरी जूस बिल्कुल डब्बे में मिलता है, क्रैनबेरी के साशे आते हैं, अब टैबलेट्स भी आ गए हैं, सिरप भी आ गए। क्रैनबेरी एक जमाने में बहुत रेयर था, बाहर से एक ही कंपनी का डब्बा जूस का आता था, इम्पोर्टेड था, कभी मिलता था कभी नहीं, तो बहुत परेशानी थी। अब इजी है, हर जगह मौजूद है। प्लस आपको नहीं बताया, लोकल क्रैनबेरी बनती है, पता नहीं आपको पता है इस बारे, क्रोंदे कहते हैं इसको। कराची में भी इसके दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन सीजनल है, तो भी ये गर्मियों के सीजन में वगैरह में मिल जाते हैं, लेकिन वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि क्रोंदे है क्या। बेसिकली वो क्रैनबेरी है, लेकिन उसकी अब फॉर्म्स इतनी मिल जाती हैं कि, तो क्रैनबेरी बहुत जरूरी है। क्रैनबेरी क्या करता है, मसाने के अंदर एक फिल्म बना देता है, एक पूरी कोटिंग कर देता है। तो जब बैक्टीरिया अपने हाथ पांव मार रहे होते हैं, तो उस कोटिंग की वजह से चिपक नहीं सकते। अगर म्यूकोजा के साथ चिपकेंगे नहीं, तो यूरिन में बाहर बह जाएंगे, घर नहीं बनाएंगे तो कॉलोनीज नहीं बनेंगी। सीएफयू की बात हो रही थी, आपकी यूटीआई की डेफिनेशन की बात हो रही थी। तो क्या जबरदस्त फ्रूट है क्रैनबेरी, और क्या जूस है।
तो अगर आप बच्चों को बड़े है थोड़ा खट्टा-मीठा, लेकिन जिसका टेस्ट बच्चों का बन जाए उनको इन्फेक्शन होती ही नहीं है। अभी तक मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, एंटीबायोटिक का कोई ज़िक्र नहीं किया। क्योंकि अगर आपने बैलेंस का ज़िक्र किया था, अगर आप अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल, बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल इसको कहें, तो आपको यूटीआई हो ही गई नहीं। वंडरफुल सर, इस्पागोल का भी खास तौर पे कब्ज के हवाले से कीजिएगा। कब इसके इसबगोल मैं जो डोज़ रिकमेंड करता हूँ कि मैं ज़ाहिर बात है मैं 15-10 साल से तकरीबन रेगुलर लिख रहा हूँ। मेरा मेरा ये मानना है और मैं आपको बताऊँ इतनी क्रॉनिक दायमी किस्म की कब्ज़ें भी मैंने ठीक की है ना, हाँ। सिर्फ़ इसबगोल की वजह से। लेकिन जो डोज़ है वो थोड़ी मुश्किल है। लेकिन वही डोज़ है उससे कम में मैंने देखा वो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। मगर सर ये तो इंटेंस पेशेंट्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन होंगे ना? ऑन तो मैंने रेगुलर नहीं, रेगुलर आदमी के लिए। मैंने तो आपको कहा ना कि भी 90% जो ओके। आपके पाकिस्तानी है ना वो कब्ज़ है उनको। ओह! 3 बड़े चम्मच टेबल स्पून्स सुबह, 3 बड़े चम्मच शाम। मैं ये कहता हूँ दही में डालें, हिलाएँ और खा जाएँ। मेरे फ़ौरन या थोड़ी देर रुक के? नहीं, फ़ौरन। मेरे हिसाब से मैं इसको साइंटिफिकली ऐसे देखता हूँ, जो मैंने पढ़ा है और जितना मुझे समझ में आई बात वो ये कि इसने अंदर जाके फूलना है ना, बेसिकली ये अपने प्रेशर इफ़ेक्ट से स्टूल्स को मूव करता है। तो जो इसके फूलने का अमल है ना, वो आंतों में होना चाहिए। हाँ। तो वो पुश करेगा, वो पुश और 3 बड़े चम्मच सुबह-शाम और ऊपर से दही भी चला गया और इसबगोल भी चला गया। अगर दही से कोई ना लेना चाहे या थक जाए ले लेके, तो दूध और पानी से ले सकता है, लेकिन मिक्स करके फ़ौरन ले ले। लेकिन 3 बड़े चम्मच सुबह, 3 बड़े है मुश्किल है, लेकिन मेरे बहुत पेशेंट्स कर रहे हैं। मैं आपको इसी तरह समझाता हूँ जैसे सब आपको समझा रहा हूँ और वो उनकी और अगली दफ़ा वो आते हैं जब 1 3 हफ्ते बाद, महीने बाद, तो मुझे कहते हैं हमारा वो मसला हल हो गया और यूरिन का मसला भी हल हो गया। एंड आई फील सो प्राउड एक्चुअली एट टाइम्स कि यार देखो मैं इनको दवाई दी ही नहीं। सुबह आना तो और सिर्फ इसबगोल क्या अल्लाह ताला की नेमत है कि नहीं? मतलब दवाइयाँ तो हमने बनाई है ना, बिल्कुल सर। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने आपको ज़िक्र की है, दही हो गया, इसबगोल हो गया, क्रैनबेरी हो गया, तो डायरेक्ट अल्लाह ताला ने वहाँ पे दी नो मैम, और इनके बहुत इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये इसबगोल तो ये बड़ा अच्छा है, अगर इसको इसके साथ खाली इसके साथ भी कभी-कभी मसला हल नहीं होता, तो ये तो लेना ही लेना है। इसके साथ फिर सिरप एंड लैक्सेटिव्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के हैं जिसमें लैक्टुलोज़ है। मैं उसका जेनेरिक नेम बताता हूँ ना, लैक्टुलोज़ है तो वो अपना 2-2 चम्मच से 6-6 चम्मच तक भी ले सकते हैं, लेकिन अमूमन इसबगोल तो हर सूरत में लेना ही लेना हो। वंडरफुल सर। सर इसी में आप अंडरवेयर की इम्पोर्टेंस को अगर प्लीज़ उसको हाइलाइट करें कि क्या मेल और फीमेल्स में इसकी कोई नेसेसिटी है? नहीं, नेसेसिटी तो नहीं है, मैं आई मीन फिर भी शायद मोर ऑफ कल्चर और ट्रेडिशनल थिंग, लेकिन कोई नेसेसिटी अदरवाइज़ किसी डिज़ीज़ से रिलेटेड नहीं है सर। राइट। सर एक्सेप्ट कि फिर वो ऐसा कुछ हो तो चेंज होते रहना चाहिए, में हाइजीन राइट सर। सर जिन-जिन पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट्स डिले किए हैं, वो किस-किस गाड़े में गिरे हैं? राइट टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू अ डॉक्टर क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिज़ीज़ के लिए डिफरेंट हो सकता है। मेरा ये ख़्याल है आप अगर यूँ कहें कि राइट टाइम ऑफ टू प्रेज़ेंट अ डॉक्टर, पाकिस्तान की बात अगर करें तो ये है कि जब आपको पता चल जाए कि यार आपको कोई चीज़ डिज़ीज़ निकल आई है ना, हुँ, हुँ, आप अपनी आँखें बंद ना करें हुँ, और आप किसी न किसी को दिखा दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाएँ। हुँ, आप कहीं पे किसी को दिखा के अपना डायग्नोज़ करवाएँ आपको है क्या? क्योंकि ये करते क्या है ना वो ज़्यादातर इश्यूज़ यहीं से आते हैं कि यार दर्द हो रहा है, उसने ओवर द काउंटर दुनिया की हर दवाई मिल रही है। हुँ, अब वो फिर माशरा की बात आएगी ना, तो ऊपर और नॉर्म्स ऐसे बन गए हैं कि आपके जो दुकान का केमिस्ट है ना, वो उसका भी पास जो सबसे जूनियर लड़का है ना, वो भी फिज़िशियन है। बिल्कुल सर। हमसे बड़ा फिजिशियन है सर। ना? वो कभी अब बल्कि और वर्se होती जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मैं कभी दवाइयाँ मैं छोटा था, मुझे घर से कहते थे कि कुछ दवाई ये लिख के देते थे, ये ले आओ। तो मैं जब जाता था, तो वो मुझे कहता था कि ये किसने प्रिस्क्रिप्शन दी है? हुँ, मैं अपने छोटे बचपन की बात बता रहा हूँ और फिर मुझे कई दफ़ा नहीं दे देते कि यार तुम तो बच्चे हो नहीं, हुँ, आप किसी बड़े को भेजो। ये भी हुआ है मेरे साथ और या प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ तो फिर देते थे। लेकिन अब तो ये सिचुएशन भी नहीं है। अब तो आप सिर्फ़ जाके उसे कहते हो यार, मेरे यार साइड में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो कहता है कि यार ये लग रहा है गुर्दे की बीमारी है, लो ये दवाई खा लो। वो खुद ही डायग्नोज़ कर दिया उसने। बिल्कुल। और उसने खा ली, उसका दर्द ठीक हो गया। कोई भी दर्द की दवाई दर्द तो ठीक करेगी, हुँ, लेकिन आप वो सिम्पटम्स को मास्क कर रही है। बिल्कुल। मास्क नहीं होने चाहिए सिम्पटम कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज होता है और फिर 6 महीने बाद होगा, फिर वो खाएगा। अब पता चलता है, आप यकीन करो, अरे बड़ा अफ़सोस होता है मुझे तो अब वो शायद एक एज आती है जिसमें गुस्सा आने लगे। एनवायरनमेंट की एक बर्दाश्त की एज होती है ना, फिर एक एज आती है जिसमें हम ये
यार 3-3 4-4 एमएम के स्टोन कितने होंगे? हाँ। इतने छोटे से। वो कहते हैं कितना होगा, तो मैंने उनसे कहा यार मेरे पास इस वक़्त यहाँ पे स्केल नहीं है, आप घर जाके स्केल पे देखना 4 एमएम कितना होगा नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन 4 एमएम का स्टोन, अभी मैंने कल एक पेशेंट देखा है, वो फँसा है नाली में, यूरेटर में, पूरा गुर्दा शॉपिंग बैग बना दिया। और वो कह रहा है कि मुझे कभी-कभी यहाँ एक बोझ-सा होता था। भाई तुझे बोझ होता था तो क्यों अल्ट्रासाउंड नहीं कराया यार? अल्ट्रासाउंड कितना 800,000 रुपए में अल्ट्रासाउंड हो जाता है। वही 800,000 कहीं जाके फ़िल्म देख के लगा देंगे। सिगरेट पी लेंगे, एक डब्बी आती है आजकल 500 की। तो लेकिन वो एक अल्ट्रासाउंड नहीं कराएँगे ये देखने के लिए ये बोझ क्यों है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, हम लोग आइडियली कहते हैं कि 6 महीने में हर किसी को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए क्लीनिंग के लिए। क्या इस किस्म का कोई ज़ाविया आप लोगों की स्पेशलिटी में भी है कि लोगों को इतनी फ्रीक्वेंसी से एटलीस्ट नो मैटर कि कोई मसला हो ना हो, अपना कुछ चेकअप करा लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड रन करा लेना चाहिए? कोई ऐसा बोलते यार्डस्टिक होना हैं साल में 1 दफ़ा स्क्रीनिंग में साल में 1 दफ़ा एक यूरिन डीआर हुँ, और एक अल्ट्रासाउंड केयूबी आपको बहुत कुछ बता सकता है। हाँ, अगर डी यूरिन भी नहीं कराना चलो छोड़ोगे तो लोग कहते हैं बोतल में सैंपल होगा क्या करेंगे? वज़ू टूट जाएगा, या उसकी बहुत सारी रीज़निंग है ना, वो रीज़निंग है ना। तो लेकिन अल्ट्रासाउंड तो कुछ नहीं करता ना। हुँ, फिर वही कह रहा हूँ ना, कितना हो जाएगा यार, 1000 नहीं तो 1500 लग जाएगा। हुँ, हुँ। अल्ट्रासाउंड एक केयूबी करवा अगर लें। वो 15 लाख बचा लेगा। ओहो! बहुत कुछ बचा ले। 15 लाख की वैल्यू भी वहाँ कम हो जाती है अरीब, जहाँ जब पे तक दोनों वहाँ गुर्दे पे फेल हो जाएँ। वहाँ बहुत व्हाट इज़ 15 लाख एज़ कम्पेयर्ड टू 2 करोड़। हेल्दी किडनीज़। और वो लोग जब डायलिसिस पे जाते हैं, आप मेरे हमारे पास जो तबा किडनी में हमारा जो डायलिसिस का यूनिट है, वो 60 डायलिसिस पर शिफ्ट होती हैं और 5 शिफ्ट्स हैं, हाँ, हाँ। सुबह तक होती हैं। यानी कि रात के 3-4 बजे वो मशीन्स को थोड़ा-सा वो करते हैं, ब्रेकडाउन देते हैं, वॉश होते हैं और फिर 8 बजे से फिर शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली आप वहाँ आओ किसी दिन, आप अगर आप आना चाहें, मैं मोस्ट वेलकम, आप इनवाइट हो, तो आप उनको उन पेशेंट्स को विज़िट करो। हर पेशेंट की कोई ना कोई नेग्लिजेंस की हिस्ट्री है। बट देन टाइम तो गुज़र गया ना, नो रिग्रेट्स वाली बात है। बट दे हैव रिग्रेट्स एक्चुअली। आप उससे पूछो क्या, उसने कहा मेरी पथरियाँ थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसने कहा मेरी शुगर थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन स्टोरीज़। एब्सोल्युटली। सर, क्या ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो आप रोज़मर्रा की बुनियाद पे सुनते हैं और आप समझते हैं कि ये हमारे फ़साद की जड़ है? मिसकंसेप्शंस का लोगों ज़िक्र के? मतलब मिसकंसेप्शंस का ज़िक्र तो जैसे आपने वो दूध वाली बात की थी कि लोग कहते हैं पथरी हो गई, दूध नहीं पीना, एक वो मिसकंसेप्शन हो गया। इस तरह की और कौन-सी बातें हैं जो आप अक्सर सुनते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत मसले हो रहे हैं, जो एक्चुअली ब्लेंडर की तरफ लेमन पे बड़ी मैंने बातें सुनी। हुँ, क्योंकि ये जो लेमन जूस जैसे हुँ, लेमनेड, मैंने कहा था ताज़ा नींबू पानी सुबह शाम आप हुँ, पीना। इसमें बड़ी मज़ेदार बातें हमने सुनी कि फर्टिलिटी हुँ, डिस्टर्ब होती है, हाँ, बच्चे नहीं हो सकेंगे। हाँ, इससे इरेक्शन प्रॉब्लम का चल प्रॉब्लम है, इम्पोटेंसी की तरफ जा सकते हैं। मतलब ये ऐसी, मतलब कोई जिसका कोई वजूद ही नहीं समझ आता कि ये बात नींबू, चली कहाँ से? वही मैं चीज़ तो मतलब बंदा सोचे कि यार नींबू का इस बात से कहाँ से कहाँ से ताल्लुक पैदा आ हुआ जाएगा? है? ये बड़ा कॉमन था। कब्ज़ नहीं मानते, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं इस पे मतलब कभी शुक्र है अल्लाह का कि कभी कोई फिज़िकल फाइट तो नहीं हुई, लेकिन एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स मैंने बड़े फेस किए हैं, और फिर ज़ाहिर बात है उसका जवाब भी दिया, लेकिन मतलब अब फिर भी लोग थोड़ा-सा समझने शायद लग पड़े हैं। हो सकता है कि वो 4-5 साल पहले थोड़ी मेरी तरफ से अवेयरनेस कम थी। अब इतना हमने फैला दिया, मेरी पूरी टीम उसके पीछे लग गई है हाँ, कि इतनी अवेयरनेस हमने कॉन्स्टिपेशन की दे दी है। तो ये एक ऐसा टग, ये भी एक टगों की तरह देखा, तो देखने में भी उनको वो होती थी मसला। और कोई ख़ास इसके अलावा नहीं है। वो मैंने आपको थोड़ा-सा सेक्सुअल फ़ंक्शन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। मेंस हेल्थ बड़ी इम्पोर्टेंट है। हुँ, मेंस हेल्थ पे हमारे मुल्क में बिल्कुल बिल्कुल जो है वो अ, उसको उस टॉपिक पे कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। और कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मेंस हेल्थ का मतलब है मेंस सेक्सुअल हेल्थ एक्चुअली, तो वो मेंस हेल्थ के नाम से मशहूर है। कि इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है कि अगर मेन उस आदमी की जो घर का ओनर है, उससे मतलब सरबराह है, उसके नीचे कितने लोग उसने पालने हैं, उनका खर्चा उठाना है, सब करना है। और वो किसी अपने मसले में है जिसमें हो सकता है कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, कि वो अगर सेक्सुअल हेल्थ की तरफ उसका ध्यान नहीं है और वो खुश नहीं है, तो वो कितना मेंटली डिस्टर्ब होगा। हुँ, हुँ, तो फिर वो घर अच्छा कैसे रहेगा? हुँ,
अगर घर का सरबराह खुश नहीं है अरीब, राइट तो सर, नीचे सर नीचे उसकी वाइफ और बच्चे इम्पैक्ट। कैसे खुश होंगे? तो फिर ये वो वाले सरबराह कि इनके पास सिर्फ घर का वाइफ और बच्चे नहीं है, उनके माँ-बाप भी हैं। उनके कई दफ़ा भाई-बहन भी डिपेंडेंट होते हैं। तो डिपेंडेंट बंदे को कम से कम उसको सेक्सुअली एक्टिव और सैटिस्फाइड रहना चाहिए। तो अगर कोई उसके साथ बेचारे के साथ मेंटल इश्यू है जिससे वो सेक्सुअल डिसफंक्शन है, उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसको हल निकलना चाहिए। अगर उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, उसका हल निकलना चाहिए और आजकल सारे हल मौजूद हैं। 2019 में मैंने पहली दफ़ा ये इश्यू उठाया था और थोड़ा-सा रिस्क लेके उठाया था। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ वेरी टैबूड रिस्की सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि जिसको रेज़ किया जाए इस इश्यू को, क्योंकि मैंने बाहर से यूके से हमारे 4-5 दोस्त थे, फॉरेनर्स थे। पाकिस्तानी भी थे, फॉरेनर्स भी थे और उनको मैंने बुलवाया था। एंड वी डिड अ गुड कॉन्फ्रेंस 4 डेज़ यहाँ कराची में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी कराई थी और इसी इश्यू को उठाया था कि यार इसको थोड़ा-सा मेंस हेल्थ को देखो तो सही। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके साथ आप हँसी-मज़ाक कर रहे हो। उसने क्या होम्योपैथ ने पैथी में भी दवाई ले ली, हकीम ने कुछ दे दिया, उसने ये कर दिया, लेकिन उसके मसले का हल फिर भी नहीं निकला। तो उसको प्रॉपर एक एक रूफ के अंदर उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी हो और उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो और आप यकीन करें मसले हैं। आप इसके ऊपर बेशक कारपेट डाल लें या पर्दे डाल लें, मसले हैं, फिजिकल मसले हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं। हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें उसकी लीकेज आती है जिसकी वजह से उसको नई इरेक्शन हो सकती है और उसको सिर्फ ये कह देना कि ये तुम दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, नहीं हो सकता, रास्ता ही बंद है, उसका रास्ता ही बंद है। और रास्ता है भी जो खून के आने का, तो जाने का खुला हुआ है, वीनस लीकेज कहते हैं उसको, या आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन है, दोनों सूरतों में। तो वहाँ पे उसको फिजिकल हेल्प की ज़रूरत है और उसको फिजिकल हेल्प देते हैं। हमने एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाया हुआ है कि जिसमें हम ये सारी चीज़ें करते हैं। वंडरफुल सर। सर बड़ा बुनियादी सवाल मैं हर स्पेशलिटी डॉक्टर से पूछता हूँ। सर मिसाल ही दे देता हूँ दोबारा, हालाँकि हर डॉक्टर के साथ देता हूँ, मगर चूँकि आपको समझाने के लिए अर्ज़ है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि सर डेंटिस्ट कौन होता है? तो मैं उसको एक ज़ाविया देता हूँ कि जिसकी बुनियाद पर वो ये जज कर ले कि भई मैं सही बंदे के पास जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। अब हर किसी की ख्वाहिश तो होगी आपके पास आने की, मगर हर कोई आ नहीं सकता। अब वही होता है सर, जिस तरीके से आपने बताया कि कितने किस-किस तरीके से डॉक्टर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या चलो कोएक्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्स-वाई-ज़ेड एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइटर कहते हैं हम उनको। वो उसका टारगेट हमारे शोबे से नहीं है, उससे को उसको अपने साथ नहीं बिठाते। वो किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो जाने वाले को पहले जज करना है, बजाए इसके कि वो कुएँ में कूद चुका हो, उसके बाद वो उसको रियलाइज़ हो कि मैं गलत बंदे के पास आ गया। तो सर कुछ ऐसा यार्डस्टिक आप मुझे बता दें कि आप एक अच्छा यूरोलॉजिस्ट किसको समझते हैं? लोग किस तरीके से, किन ज़ावियों के ऊपर जज कर लें किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले कि ये अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया। मैं मतलब ये इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है। शुक्रिया। मतलब मैंने आज तक कभी भी ये सवाल किसी से सुना नहीं। हालाँकि इसका मैं जवाब देने लगा हूँ, ये मैं रोज़ अपने मैं रेज़िडेंट्स को ट्रेन करता हूँ, मैं सीपीएसपी का सुपरवाइज़र हूँ। तो मैं अपने अभी अभी ये कल ही की बात है कि नई रेज़िडेंट हमें जॉइन कर रही थी, तो वो क्लिनिक पे आईं और वो कहने लगी कि मैं बहुत सारी जगह देख के आई हूँ, मुझे यहाँ रेज़िडेंसी करनी है। तो मुझे ये बस पूछना था कि मैं यहाँ पे कैसा आगे सीख सकती हूँ? तो मैंने उससे कहा कि अगर इसके 2 जवाब हैं। एक ये है कि आपको टेक्निकल एडवांसमेंट्स सिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है और मेरा सेंटर ऐसा है कि जहाँ पे मेरे पास हर तरह का टेक्निकल टेक्निकल नया से नया एडवांसमेंट और इक्विपमेंट है। लेकिन मैं कहा ये एक तरीका है पॉलिश करने का। मेरा दूसरा जो तरीका है पॉलिश करने का, वो ये है कि मैं कहता हूँ कि मैं इस सोसाइटी के जो पे बैक है ना, मैं वो तो ज़ाहिर बात है, मुझे सोसाइटी ने बिठाया ना, मुझे यहाँ तक उसी ने पहुँचाया, मुल्क का नाम है ना। तो वैसे अदरवाइज़ ना पढ़ता, ना यहाँ होता तो कुछ भी ना होता। तो मेरा पे बैक जो है ना, वो ये है कि मैं ये चाहूँगा कि मैं सोसाइटी में अच्छे यूरोलॉजिस्ट से पहले अच्छा इंसान दूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जज ये करना है कि यूरोलॉजिस्ट तो यूरोलॉजिस्ट या सर्जन या डेंटिस्ट बाद में है, इंसान अच्छा है कि नहीं है। देखो अगर अच्छा इंसान नहीं है तो वो अच्छा यूरोलॉजिस्ट तो सोचिए भी नहीं आप, चाहे उसका जितना बड़ा नाम हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज नाम तो मैं ऐसे ऐसे क्वैक्स को जानता हूँ। अरीब आप मैं मुझसे पूछो तो मैं 3-4 नाम बताऊंगा जो इस वक्त लाखों के एंड पे करोड़ों में महीने का कमा रहे हैं। क्वैक्स हैं, कोई डिग्री विग्री नहीं है, खिला रहे हैं पैसे, सब जा रहे हैं इधर उधर, कुछ नहीं। लेकिन लेकिन इंसान अच्छे तो नहीं होंगे ना। तो पहले इंसान अच्छा होना है, फिर आप
यूरोलॉजिस्ट बनेंगे। अच्छा, अब जो दूसरी तरफ आए अगर इसकी टेक्निकल बात, तो ये जज करने का तरीका है, मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि ज़ाहिर बात है आप मिले बगैर जज करना बहुत मुश्किल होगा, उसको मिल के ही जज कर सकते हैं। अगर कोई ये आपको पहली दफ़ा में ही कह देता है कि किसी ऐसी बीमारी के लिए कि एक कुछ तो चीज़ें बड़ी सर्टेन है ना, कट ऑफ स्टोन्स है ना, स्टोन्स में यू हैव टू डू सर्जरीज। अगर ये सारे, ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, बहुत छोटे स्टोन्स हैं या कुछ फिक्स टाइम 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए आप मेडिसिन देके, खासकर नीचे यूरेटर के जो स्टोन्स होते हैं, जो नीचे आ चुके होते हैं, उनको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। नॉट गारंटीड बट चलो आप कोशिश। तो स्टोन्स ऐसी चीज़ है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे तो मैं चलो मेरा किसी से इख्तिलाफ नहीं है, सर्जरी के तरीके पे इख्तिलाफ हो सकता है कि यार ये हो सकता था तो ये क्यों नहीं किया? तो वो कहने लगा मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है और मेरे पास एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो चलो फिर पेशेंट की मर्जी, लेकिन स्टोन ने तो निकलना है। जहाँ आ जाती है बात स्टोन से हट के पोशीदा चीजों में, जैसे अभी मैंने लोअर ट्रैक सिम्टम्स की बात की। आप यकीन करोगे ये पेशेंट कितने मेरे पास आते हैं लोअर ट्रैक सिम्टम्स के, मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि जिनको अल्टीमेटली ये ऑप्शन दी जाती है कि सर्जरी के अलावा आपका हल नहीं निकलेगा, और कितने पेशेंट हैं इनमें से जिनको मैंने सर्जरी मना कर देता हूँ कि मैं जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा मैं आपकी सर्जरी नहीं करूंगा। हालांकि वो सोच के आए होते हैं कि डॉक्टर साहब करें, जान छोड़ें, हमें इससे जान छुड़ाएं। तो मैं कहता हूँ मैं अगर सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर सर्जरी करने के बाद भी ये सिम्टम रहे तो आप मुझे ले लेके ना पूरे शहर और पूरे मुल्क में घूमेंगे, और मुझे नहीं ये चाहिए ना, क्योंकि मैंने एक सुकून की नींद सोना 2 मिनट लगते हैं आपको क्रैश होते हुए, बनाते बड़ी मुश्किलों से बड़े साल लगते हैं। तो अच्छा बंदा वो होगा जो आपको पहली ही दफा ऐसी किसी डिजीज के लिए सर्जरी की तरफ नहीं लेके आएगा अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, और पूरा टाइम आपको देगा, आपकी बात सुनेगा। ऐसे ऐसे लोगों ने आके बातें बताई, कुछ सीनियर डॉक्टर्स भी होते हैं कि हम अंदर गए, डॉक्टर साहब नीचे देख रहे थे, पूछा क्या हुआ, मैंने बताया क्या हुआ, उन्होंने कहा ये हुआ, ये दवाई है, ये ऑपरेशन करना होगा, ये करना, ये लेके बाहर मेरे बंदे से पूछ ले खुद, और उसके फौरन बाद मोबाइल देखनी शुरू कर दी और मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो वो पेशेंट मेरे पास आ गया कि ऐसे डॉक्टर से हम कैसे इलाज कराएं कि चलो सर्जरी भी करनी है, कि हमारी तरफ देखे ही नहीं, और 5 मिनट में फारिग कर दिया। करीब 5 मिनट में कोई पेशेंट नहीं देखा जाता। आप मुझे, मैं इतना अरसा हो गया काम करते हैं, और मैं अब इस एज के उसमें आ गया हूँ कि मेरे लिए इशू नहीं है, मैं 1 मिनट में कागज देखता हूँ मुझे समझ आती है इसको इशू क्या है। लेकिन ये दिस इज नॉट व्हाट द पेशेंट डिजर्व्स एक्चुअली। उसने एक फीडबैक की है, उसने मेरे से बात करनी है, उसका हक बनता है। ये आप इसको बेशक कस्टमर क्लाइंट का रिलेशन समझ लो, लेकिन समहाउ उसने वो पैसे उस टाइम के दिए हैं, तो मुझे उसकी बात सुननी है, वो चाहे 15 मिनट ले और चाहे 20 मिनट ले। यकीन आप करेंगे कि मेरी ओपीडीज की वेटिंग बाहर बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो पेशेंट अंदर आके बैठते तो वो इतनी आसानी से ना उठते ना मैं उठने देता हूँ, क्योंकि जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं गया ना, मैंने कुछ नहीं कमाया। 40 पेशेंट देखे, 40 सेटिस्फाइड होने चाहिए। अगर उसमें से एक भी अनसेटिस्फाइड गया है तो आई थिंक ये अच्छा नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद तुम्हारे कोई यंग डॉक्टर्स भी ये प्रोग्राम देखेंगे या सुनेंगे, तो आई मीन ये एक दिन की उम्र हो उनकी और चाहे उनके 50 साल का तजुर्बा हो, ये मेन रूल होना चाहिए कि पेशेंट को आपको टाइम देना है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। और इसमें सर लोगों की भी बेवकूफ़ाना अप्रोच है, वो कहते हैं बड़ा डॉक्टर तो होता ही वही है कि इसके बाहर रश लगा हुआ और वो 2 मिनट में फारिग कर। इंतहाई ये बेवकूफ, इंतहाई बेवकूफ। ये हो सकता है वो कर रहा हो, लेकिन आप इसके लिए तो उसके पास नहीं गए थे ना यार। आप बात नहीं करेंगे तो वो आपके मसले कैसे समझेगा, चाहे वो जितना मर्जी अक्लमंद हो। हमें सिखाया गया था सर, डायग्नोसिस बिगिंस व्हेन द पेशेंट एंटर्स योर क्लिनिक, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और आपने भी जब आपने बैठे थे, आपने एक बात बताई थी कि कौन से सर सिम्टम्स आप कह रहे थे कि जो प्रेजेंट होते हैं फेस पे, आपने बताई थी किडनी फेलियर का पेशेंट जो है। हाँ, वो चेहरे में थोड़ी सोजन होती है, आईज की स्वेलिंग होती है, मतलब बहुत सारी चीजें पेशेंट का पहली दफा अंदर आके आपके सामने बैठने में आप बहुत सारी बॉडी चीजें लैंग्वेज है। इवन ये तरीके, मैं तो ये भी कहता हूँ, मुझे तो ये भी समझ आ जाती है कि मुझे इस पेशेंट के साथ किस तरीके से बात करनी है। मतलब वो चाहे मैं उसमें इंग्लिश में करूं, उर्दू में करूं, या मैं किस लेवल पे जाके उसको समझाऊं, सिर्फ उसके बैठने तक पता चलता है। जब वो पहला फिक्रा बोलता है आपको उसमें और 10,000 चीजें समझ में आ जाती है, बिल्कुल हर दफा आती हैं। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। आपने बोला कि डॉक्टर्स सुन रहे होंगे, मैंने उनके लिए भी एक काम की बात रखता हूँ, और वो ये कि मैं चाहूंगा कि सब डॉक्टर्स आप जैसे डॉक्टर्स बने, पर्टिकुलरली जो यूरोलॉजी में स्पेशलिटी करना चाहते हैं सर, वो आपको आइडियल समझे। तो सर मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगा, कितने साल के एमबीबीएस के बाद
क्या पोस्ट ग्रेड करके माशाल्लाह यहाँ तक पहुंचे इन ब्रीफ सर, सो दैट सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन फॉर अस। मैंने 1996 में जो है वो पास आउट किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। और देन फिर वो उसके बाद दो एक साल हाउस जॉब का था। और कहीं पे मेरा ब्रेक नहीं आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत कुछ वजूहात से बहुत सारे लोगों से ब्रेक आ जाता है, और कुछ हालात की वजह से भी बहुत सारे लोगों के हालात ऐसे होते हैं यार, कुछ ऊंच नीचे ऐसी होती हैं जो मजबूरी से भी ब्रेक लेते हैं, पास नहीं हो रहे होते। तो मेरा अल्लाह का लाख लाख एहसान है सर, शुक्र है। मैं फिर जितना शुक्र करूं कम है। तो वो हाउस जॉब के फौरन बाद मैंने एमआरसीएस की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उस वक्त तक मैंने एफसीपीएस पार्ट 1 नहीं किया था। सर ये मेरा डिफाइन करें, एमआरसीएस मतलब रॉयल कॉलेज की मेंबरशिप। हाँ, मैंने उसके क्योंकि एफआरसीएस मेरे उस इसमें करने में इरादा तो एफआरसीएस का था, तो वो लेकिन उन्होंने उस वक्त एफआरसीएस को रोक के मेंबरशिप एमआरसीएस शुरू किया था। तो मैंने उसकी ट्रेनिंग शुरू करा दी उनसे, वहां से डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर हो गया। ये उसके बाद वो लॉगबुक आ गई, उसको बनना था, तो वो मुझे रोटेशंस करनी थी। तो जीएस की 1 साल की रोटेशन थी, 6 महीने ऑर्थो थी, वो भी कर दी। और 99 में मैं किसी स्टेज पे 99 की मैं यूरोलॉजी में आखिरी 6 महीने की रोटेशन करने आया। अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अफजल फारूकी साहब होते थे। उन्होंने वहां पे वो उस रोटेशन में मेरा कुछ ऐसा माइंडसेट चेंज किया। उनका यूनिट नया नया रिकॉग्नाइज हुआ था और अभी कोई ट्रेनिंग नहीं था उनके पास। तो आई वाज हिज फर्स्ट ट्रेनी एक्चुअली। तो मैं तो गया किसी और मकसद के लिए था। उन्होंने मुझे कहा कि यार वो तो होता रहेगा, वो करेंगे, लेकिन साथ ही एफसीपीएस क्यों नहीं दे देते पार्ट 1। तो मैंने वहाँ जलालजी में थोड़ा सा काम भी उन दिनों कम था, तो मैंने वो उस वक्त ये पार्ट 1 किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। उन्होंने मुझे इंडक्ट करा दिया। वो एमआरसीएस वाला स्टोरी वहां जरा सा रुकी, और फिर वो मैं उसकी सीबीएसपी की ट्रेनिंग में चल गया। ऐसे ऐसे आप मुल्क में रुक गए सर। तो ये मेरा अपना जाती शायर है, क्योंकि आई वाज क्वाइट फुली प्रिपेयर्ड अलोंग कि मुझे अल्लाह का शुक्र है फैमिली की सपोर्ट हमेशा रही। तो उन्होंने भी, उनका भी पहले ही पता था कि मुझे जाना है। तो समहाउ आई डिडंट लीव। अल्लाह ताला को पता होता है क्या करना। तो 3 साल की वो ट्रेनिंग करके, सर्जरी की तो पहले हुई भी थी, तो पार्ट 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। पार्ट 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो एक्सट्रीमली रेयर। तो बस वो सारी चीज मैं कहा ना कि वो अल्लाह ताला ने कहीं ब्रेक ही नहीं लगाने दी। फिर उसके फौरन बाद मुझे कुछ अर्सा मैं इस्लामाबाद में जॉब करता रहा, वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर था एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ। लेकिन वो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि इतना करके पढ़ के मुझे ये लगा कि अब मैं टाइम जाया कर रहा हूँ। क्योंकि सर्जरी में सिर्फ पेशेंट से 1-to-1 वाला नहीं है, स्किल्स वाला है। और वहां पे उस वक्त यूरोलॉजी इतनी स्ट्रांग कहीं पे भी नहीं थी, अभी भी काफी लैकिंग है पंजाब पूरे में। तो 2004 में आए समहाउ केम टू एसआईयूटी कराची, और फिर वहां पे मैंने 10 साल काम किया, और बिल्कुल ऐसे काम किया कि घर का कोई पता नहीं था। काम ही काम था। 10 साल वो किया, और फिर उसके बाद मैंने बाकी 10 साल अब पिछले वाले जो है प्राइवेट सेक्टर में तबा किडनी के साथ अब मैं एज डायरेक्टर सर्जरीज प्लस छोटी यूरोलॉजी एंड ऑल्सो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी। तो अब अच्छा डेवलपमेंट कर ली, पूरा पूरा एक टीम बना ली। तो और सारे मिलके काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अभी वही है, और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। तो ये है, मतलब वो कोई है, लेकिन जहाँ मैं, अगर कोई आप जूनियर डॉक्टर्स के लिए कर रहे हैं, तो मैं 2 माध्यम इसमें अपना एक तो मैसेज ऐड करना चाहता हूँ। एक ये कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, नेवर वाल नहीं है। आई मीन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अगर कहीं पहुंचना है ना, तो शॉर्टकट्स नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं आज फख्र से ये कह सकता हूँ, मुझे पता है आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रोग्राम है, कहीं कोई भी सुनेगा, कोई कहीं जाएगा, लेकिन मैं फख्र से ये कह सकता हूँ कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैंने काम किया है और वहाँ वो मेरी रिस्पेक्ट काम की वजह से ना करते हो। तो चाहे मैंने वहाँ काम सीखा है या किया है या हेल्प आउट किया है, लेकिन उनको ये बताया कि ये बंदा मेहनती है। तो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। आप इससे, इसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अगर ये भी सोच के मेहनत करोगे कि आपने मेहनत करनी है और इसका पैसे मिलेंगे, तो ये आप जाया कर रहे हैं अपनी मेहनत को भी, क्योंकि वो मिलेंगे, जब मिलने होंगे वो अल्लाह ने देने हैं, आनी जानी चीजें। रशियों में भी ट्रेवल किया है, खान कोच में भी घूमे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज अल्लाह का शुक्र है ना। तो नंबर 1 मैसेज ये है कि मेहनत करो। और दूसरा ये
कि जल्दी में कुछ नहीं मिलेगा। ये पर्टिकुलर मैसेज है उन नए डॉक्टर, नए ये डॉक्टर्स भी, नए कंसल्टेंट्स भी। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारी रेजिडेंसी में रेजिडेंट्स पीजीशिप कर रहे होते हैं, तो अपने कंसल्टेंट्स को देखते हैं कि यार ये थोड़ा-सा इनका लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया ना। तो मैं तो खैर अपने उस लाइफ़स्टाइल में भी मैं बहुत हम्बल और वो हूँ कि मुझे कुछ नहीं, मैं शो ऑफ करना। आई मीन आई डोंट हैव एनीथिंग, सब चीज़ें अल्लाह की है ना। आज है कल नहीं है, तो इसको शो ऑफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही मेरी तालीम है, यही मेरी तरबियत हुई है घर से भी। तो मैं उनको भी ये मैसेज देता हूँ, जब वो ये देखते हैं ना, तो वो थोड़ा-सा हरी में होते हैं कि एज़ सून एज़ दे पास देयर एग्ज़िट एग्ज़ाम फ्रॉम सीपीएसपी एंड बिकम कंसल्टेंट्स, तो एक्चुअली दैट द वर्ड कंसल्टेंट इज़ अ वेरी, वेरी डेंजरस। और उसमें ये कई दफ़ा अपने आप को खुद कुएँ में गिरा देते हैं। क्योंकि जहाँ मैं फिर कहता हूँ ना, क्योंकि मुझे एफसीपीएस किए हुए कितने, अब तकरीबन 21 साल हो गए ना। तो मैं यहाँ आपके साथ बैठ के ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, मुझे 21 साल हो गए। इट कुडन्ट हैव बीन डन ऑन 5 और 6 ईयर, 2 ईयर्स। तो ये इसको टाइम चाहिए ना, अब तभी पक के बनते हो कुछ चीज़। आप ये नहीं कर सकते कि आप कंसल्टेंट का लफ्ज़ हाथ लगा के और अगले 4-5 साल में आप ज़ीरो से हीरो पे चले जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। ये मतलब ये तो नॉर्म्स, नेचर की नॉर्म्स के खिलाफ है। आपको टाइम लगेगा, आप चुप करके चलते जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो जो कुछ है। उससे आगे जाने की एकदम ज़रूरत किसी को भी नहीं है, और आपको मिलेगा। फिर ही मिलेगा। और वो फिर जब मिलता है, तो उस वक़्त आपको ज़ाहिर बात है, ये बात बिल्कुल सच है कि आपको भी आप इस बात को समझते हैं, डॉक्टर्स की स्टेबिलिटी में टाइम लगता है। तो अब आप डॉक्टर बन के आप कुछ भी नहीं हैं, फिर आप कंसल्टेंट बन के भी कुछ नहीं हो। इट टेक्स टाइम टू गेट देयर, बट वंस यू आर देयर, देन उसको आप एन्जॉय करो। दैट्स इट। कि ये हमारी अपनी बाय चॉइस सिलेक्शन है ना, कि हम लेट उनमें से हैं, लेट विनर्स में से। लेकिन व्हेन जहाँ आप पहुँचते हो, तो वहाँ सिर्फ पैसे नहीं है, वहाँ वहाँ पे भी इज़्ज़त और दुआएँ सबसे अहम है। तो जिस दिन आपका पेशेंट, वो 6 साल का, 5 साल का बच्चा स्माइल देते हुए अंदर आता है आफ्टर सर्जरी, तो दैट मीन्स के ये जब इससे ज़्यादा कौन से पैसे चाहिए होंगे यार मेरे को। बहुत ज़रूरी है। मैं बड़ों की बात ही नहीं कर रहा, बड़े तो दुआएँ देते हैं, बुज़ुर्ग दुआएँ देते हैं और बड़े उससे करते हैं। बड़े कई दफ़ा वहाँ बैठे-बैठे आँखों से नम हो जाता है कि यार, मेरे से इतना बड़ा बुज़ुर्ग जो है वो इतनी दुआएँ दे के जा रहे हैं, तो आँखें आपकी नम हो जाती हैं। कि यार, और मैं तो ज़ाहिर बात है, मैं खड़ा होता हूँ, जाता हूँ उनसे, फिर उनके पास थोड़ा व्हीलचेयर पे बैठे होते हैं। लेकिन ये बच्चे वाली स्टोरी है ना, ये बड़ी डिफरेंट है। वो जब वो मुस्कुराहट देते हैं ना, वो बिल्कुल प्योर होती है, सही प्योर होती है। इसका मतलब है कि वो खुश हैं। सर, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।